स्वागत है आप सभी का फिर एक बार रेडियो चार मीनार 107.8 FM दिल से हैदराबादी पर। मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त हर दिल अजीज RJ अजीज, और आप मेरे साथ सुन रहे हैं दिल से दिल तक। तो जैसा कि आप सभी को इत्तला दी गई थी, कल से ही आपको बताया गया है कि भाई हमारे साथ जुड़ेंगे एक स्पेशल मेहमान, एक स्पेशल गेस्ट जो कि काफी नॉलेजेबल इंसान है और साथ ही साथ बहुत सी चीजों के बारे में जानते हैं। और पहले तो उनका शुक्रिया करूंगा, लेकिन उससे पहले आप सभी को इंट्रोड्यूस कर दूं मिस्टर निखिलेश भरद्वाज सर से। आप डायरेक्टर है श्री अमोघा जूनियर कॉलेज जो एसआर नगर में मौजूद है। आप एक करियर काउंसलर भी है और कोच भी है। साथ ही साथ आपको 7 से 8 साल का तजुर्बा है इस फील्ड में। तो सर पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना वक्त निकाला और आप आए हमारे इनविटेशन के ऊपर, और थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, इट इज प्लेजर बीइंग हियर। और सर तो मैं ज़्यादा वक्त बर्बाद ना करते हुए, क्योंकि 9 बज रहे और सिर्फ 2 घंटे है मेरे पास जी, और मैं कोशिश करूंगा कि 2 घंटे में आपसे जितना ज्यादा फायदा हमारे लिसनर्स को दे सकूं उतना दूंगा। तो मेरे पास सवाल तो बहुत सारे हैं, और साथ ही साथ इस दरमियान हमारे लिसनर्स के भी कुछ सवाल रहेंगे जो कॉल के जरिए हम लेंगे, तो वो भी हम जवाब देंगे, क्योंकि हम इन्हें कहते जा रहे हैं जब से शो शुरू हुआ कि भाई आप आ रहे हैं। वो बिल्डअप चाहिए जरूरी वो बिल्डअप जरूरी रहता है, क्योंकि किसी भी चीज, कोई अच्छी चीज जब करते हैं तो उसके लिए बिल्डअप जरूरी होता है। तो वो एक हम कॉल्स लेंगे और मैंने जो सवाल है मेरे जहन में उन पे भी बात करेंगे। तो सर जैसे रिजल्ट्स हाल फिलहाल में डिक्लेयर किए गए हैं, तो एक जहन में हमेशा वो रहता है, माइंड में कंफ्यूजन रहता है जो कि बहुत कॉमन है कि भाई क्या किया जाए अब आगे। बहुत से लोग क्लियर भी रहते हैं अपने फ्यूचर गोल्स के रिगार्डिंग, लेकिन बहुत से लोग कंफ्यूज रहते हैं। और इस कंफ्यूजन में बहुत सी बार ऐसा होता है कि जो सबसे इजी दिखता है या तो वो ले लेते हैं, या तो सबसे जो उनके स्टूडेंट्स की अगर बात करें, स्टूडेंट्स के नजरिए की से बात करें, तो या तो उनके जो पेरेंट्स जो उन्हें कहते हैं वो कर लेते हैं। काउंसलिंग की जब बात आती है, करियर काउंसलिंग की जब बात आती है, तो इस करियर काउंसलिंग की जरूरत लोग समझते ही नहीं कि भाई जरूरी है करके। लोगों को लगता है कि क्यों किया जाए करियर काउंसलिंग, क्योंकि जब काउंसलिंग की बात आती है तो एक जहन में बोलते ना कि नेगेटिव इमेज है उसके रिगार्डिंग। तो उसके बारे में आपका क्या कहना है कि क्यों काउंसलिंग, क्यों? देखिए ये सवाल बहुत इम्पोर्टेंट है। और करियर काउंसलिंग की अगर बात करें तो एग्जाम्स होते ही जब बच्चों को कुछ डिसीजन लेना पड़ता है कि कौन सा कोर्स ले, अभी 10th का रिजल्ट आए, 10th के बाद इंटरमीडिएट में क्या ले, इंटर के रिजल्ट आए, इंटर के बाद कौन सा डिग्री करे, अगर डिग्री करना है तो कौन सा कॉलेज करे। जी, जैसे आपने कहा, थोड़े बच्चों की बहुत क्लैरिटी भी होती है और थोड़े बच्चों की कंफ्यूजन होते है, थोड़े बच्चे सोचते भी नहीं है। कंफ्यूजन भी ठीक ठाक है, क्योंकि कंफ्यूजन है मतलब आप सोच रहे हैं। तो कंफ्यूजन बुरी बात है नहीं, कंफ्यूजन इज अ हेल्दी थिंग, इट्स वेरी हेल्दी। बट आधा प्रॉब्लम सोसाइटी से भी आता है जी, कि पेरेंट्स जो नहीं कर पाए, ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम है, बट वन ऑफ द रीजंस पेरेंट्स जो नहीं कर पाए वो अपने बच्चों से कराना चाहते हैं। तो उसमें कुछ गलती नहीं है, बट उसको फोर्स नहीं करना है। अच्छा, अभी जैसे कि अगर मेरे बेटे को मुझे कुछ मेडिसिन कराना है, लॉ पढ़ाना है, ठीक है, आप सजेस्ट कर लीजिए, बट अगर बच्चों को इंटरेस्ट नहीं है तो छोड़ दीजिए, उसको फोर्स नहीं करना है जी, राइट। एक है। और काउंसलिंग एक टैबू है, मतलब काउंसलिंग के पास जाते हैं तो मुझे क्या, लोग सोचते हैं कि मैं क्या पागल हूँ, मैं काउंसलिंग जरूरत है, मेरे को पता है, क्लैरिटी है। तो वो ईगो एक आ जाता है कि मुझे पता है, और पेरेंट्स को भी लगता है कि हमें किसी की जरूरत है नहीं। जी, जरूरत तो है ही। जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हो, हाँ, तो शायद आपको भी छोटे छोटे फर्स्ट एड घर पे कर लेते हो, बट कुछ प्रॉब्लम है तो डॉक्टर के पास जाते हो, सलाह लेते हो जी, तो वो करना चाहिए। बिल्कुल। तो सलाह लेने में, अब जैसा आपने कहा कि सलाह लेते हैं, एडवाइस लेनी चाहिए, तो देखा गया है और ये बहुत कॉमन है कि भाई जब एडवाइस लेने की बात आती है तो जो फैमिली में सबसे ज्यादा सक्सेसफुल है या तो उनके पास जाया जाता है,
या तो फिर सोसाइटी में जो सबसे ज्यादा सक्सेसफुल है उसके पास जाता है, ताकि लोग उसके, क्योंकि भेड़ चाल जो उससे कहते हैं, भेड़ चाल में लोग चलने की आदत है। सही है, आप डिनाई नहीं कर सकते इसको। मैं थोड़ा ब्लंट हो रहा हूँ लेकिन ये बिल्कुल फैक्ट है, इसमें इससे कोई शुगर कोट करके मुझे बोलने की आदत नहीं है। भेड़ चाल के चक्कर में भले इसको इंटरेस्ट हो ना हो किसी को भी, आपने नहीं उसने बोला है ना, वो आज देख कहाँ पे है, वो कहाँ पे है, तू भी कुछ बन जाएगा। इस चक्कर में आके काउंसलिंग की तरफ तवज्जो ही नहीं है, काउंसलिंग की तरफ फोकस ही नहीं है। मैंने किसी के मुंह से नहीं सुना कि भाई आप काउंसलिंग, मैं अपने बेटे को काउंसलिंग कराऊंगा, उसके बाद डिसाइड करते कि क्या करना है आगे करके, अपने बेटे अपने बेटी को, अपने बच्चे को। तो जब एडवाइस की बात आती है तो यही होता है कि भाई या तो फैमिली में सक्सेसफुल, या तो सोसाइटी में सक्सेसफुल, या फिर सक्सेसफुल भी फिर कैसा कि बहुत सी इसके अंदर लेयर्स है उसके अंदर, जो आप समझ रहे मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो उसके रिगार्डिंग आप कुछ क्लैरिटी। तो एक चीज है कि हाँ, शायद एक 15-20 साल पहले जब हम लोग पढ़ रहे थे, हमको ऐसा करियर काउंसलर का कुछ ऐसा कोई होता है पता नहीं था। जी बिल्कुल नहीं था। आजकल अवेयरनेस बढ़ रहा है, करियर काउंसलर्स के पास आ रहे, पूछ रहे, और करियर काउंसलर्स बस एडवाइस नहीं देते, वो काउंसलिंग भी करते हैं, स्टूडेंट का डायग्नोसिस करते हैं कि उनका इंटरेस्ट कहाँ पे, पर्सनालिटी कहाँ पे, उनके स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, उसके हिसाब से वो लोग कुछ एडवाइस देते, सजेशन देते। तो एक सवाल मेरा है, जस्ट क्योंकि ये बड़ा इम्प्रॉम्प्टू सेशन है और हमने कुछ फ्रेम नहीं किया है, तो आपने कहा एडवाइस और काउंसिल, तो ये दोनों अलग अलग है। क्या फर्क है दोनों में? अभी देखिए, एडवाइस तो हमें रिश्तेदारों से भी मिल जाता है, राइट? बहुत मिलती है, बहुत फ्री की एडवाइस आजकल हर देते हैं, हर कोई देता है। एडवाइस कोई भी एक फील्ड में, फॉर एग्जाम्पल अगर आप एडवाइस देते हो तो उसका मतलब ये है कि आप उसके बारे में आपको जानकारी है। तो जिनको भी उस चीज के बारे में जानकारी है वो एडवाइस दे सकते हैं जी। बट बच्चे के बारे में जानकारी होना, उसको समझना, डेप्थ में जाके उससे बात करके उसके मन में क्या है समझ के उसके हिसाब से उसको बात करना काउंसलिंग होता है। बिल्कुल। तो एडवाइजिंग में मैं बोल सकता हूँ ठीक है, ये कोर्सेस है, आप ये कर सकते हो, ये आपके लिए शायद सही रहेगा, बट ऑन व्हाट बेसिस, किस बुनियाद पे? तो दोनों है जी। देखो, वर्ल्ड व्यू बोलते हैं, वर्ल्ड व्यू माने कि मेनू कार्ड समझ लीजिए कि दुनिया में है क्या 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 ऑप्शंस है। और एक होटल में गए और उसका मेन्यू कार्ड आपके सामने रखा। मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ। समझिए अगर आप और आपके घर वाले, कोई आपके भाई या पापा के साथ आप रेस्टोरेंट गए, बचपन से आप उनसे जानते हो और उनका टेस्ट भी जानते हो जी। सडनली आप बैठे, वेटर आया, मेनू आया, और ऑर्डर करने के टाइम में उनको कुछ कॉल आ गया और कॉल में लगे रहे। आप पूछे कि ऑर्डर क्या करूं, और आपके बोले कि ठीक है आप ऑर्डर कर लो, मैं बिजी हूं। तो आप ऑर्डर कर सकते हो जी। आपके घर वालों के लिए, जिनको आप बचपन से जानते हो, उनके लिए आप कुछ ऑर्डर कर सकते हो। समझिए अगर हम दोनों गए, हम दोनों एक दूसरे को उतना जानते नहीं, बिल्कुल, रेस्टोरेंट गए, सडनली मेरे को भी कुछ कॉल आ गया, मैं बोला कि हाँ अजीज आप कुछ ऑर्डर कर दीजिए मेरे लिए जी। आप नहीं कर सकते। सेम रेस्टोरेंट है, सेम मेनू है, बिल्कुल क्यों नहीं कर सकते? कि आप जानते नहीं कि मेरे टेस्ट क्या है, मेरे को क्या पसंद है, कैसे ऑर्डर करेंगे आप? तो मेनू दुनिया में क्या क्या करियर ऑप्शन है आपको गूगल भी बताएगा, यूट्यूब भी बताएगा, बिल्कुल। बट आपका टेस्ट क्या है आपको पहचानना पड़ेगा। वो पहचानने में अगर आपको तकलीफ हो रही है तो काउंसलर आपको हेल्प करेगा। तो ये देखिए, वापस से मैं सॉरी आपको बीच में अगर इंटरप्ट कर रहा हूं तो ये जो पेरेंट्स और स्टूडेंट्स के बीच में जो नहीं समझ पा रहे वो कम्युनिकेशन गैप की वजह से है। क्या रीजन क्या है कि क्यों नहीं समझ पा रहे? जैसे आपने कहा कि भाई फोर्स करते हैं बहुत से लोग जो भी है, तो ये क्यों होता है? नहीं, क्योंकि पेरेंट्स, अभी इसमें क्या है, पेरेंट्स को अपन ब्लेम नहीं कर सकते, नहीं करना, क्योंकि बचपन से पेरेंट्स क्या है बच्चों को देखे हुए, और बचपन में बच्चे एक कुछ टॉय से खेलते हैं, फिर बाद में कुछ और पे इंटरेस्ट चले जाता है। तो पेरेंट्स को हमेशा लगता है कि बच्चों का माइंड फिकल माइंडेड है। पेरेंट्स को हमेशा लगता है कि ये उतना मैच्योर्ड है नहीं, अच्छा, कि अपने लाइफ के डिसीजन खुद ले पाए। तो आप बचपन से किसी को देखते आ रहे हो तो हमेशा उसको बच्चे के तरह ही देखते हो।
जब बच्चा बड़ा हो रहा है उसको अगर आप सेंस कर सकते हो तब आप शायद उनके उम्र को और उनके सोच को रेस्पेक्ट देना शुरू करोगे। ये कभी कभी पेरेंट्स को याद दिलाना पड़ता है कि भाई आपके बेटा हो या बेटी वो भी बड़े हो रहे हैं, उनका डिसीजंस उनको लेने दीजिए, उनका ओपिनियन पूछिए। जैसे कि बस करियर में नहीं, मैं कभी कभी बोलता हूँ कि घर पे भी कुछ डिस्कशंस हो रहे हैं तो हमेशा बोलते हैं कि बच्चों को बेटा तू अंदर जा, तू छोटा है। तो जब बच्चा टीनेज में आ जाता है, जब 10th क्लास होता है, तो मैं बोलता हूँ पेरेंट्स को कि घर के डिस्कशंस में उनको भी बिठाओ, उनको भी पार्ट ऑफ द फैमिली। और अडल्ट तभी होगा ना जब आप अडल्ट की तरह ट्रीट करोगे। जी तो वो रेस्पेक्ट देना अगर शुरू करेंगे तो वो क्या है ना, जितना बच्चा वो उम्र में सीख रहा है ना, माँ बाप भी वो बच्चों का पेरेंटिंग सीख रहे हैं, तो दोनों के लिए वो एक्सपीरियंस है। बिल्कुल। तो जितना एक्सपीरियंस बच्चों के लिए हो रहा है उतना एक्सपीरियंस माँ बाप के लिए हो रहा है। दूसरा भी एग्जाम्पल बोलता हूँ, कभी कभी बच्चे आके बोलते हैं कि सर हमें हमारे माँ बाप हमारा कुछ मानते नहीं है, हम जो भी बोले उसको ना बोलते हैं। मैं बोलता हूँ बोलने दो ना, ना बोल रहे तो क्या है। अभी उसका भी और एक एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास एक 100 करोड़ का डील है जी, आप एक बिजनेसमैन है, अगर मैं आपसे हाथ मिलाऊं तो आपको 100 करोड़ का डील मैं आपको दे सकता हूं जी। आप मेरे पीछे कितने महीने घूमेंगे? शायद से पूरा साल, शायद पूरा साल, 2 साल। अगर मैं बोलूंगा भी अजीज अभी नहीं, आप कभी ना कभी आके बोलेंगे सर ईद के लिए आया, नहीं ऐसे जा रहा था आपके लिए, तो आप परस्यू करोगे 100 करोड़ के लिए जी। आपका जिंदगी डोंट यू थिंक उससे भी ज्यादा वर्थ है? बिल्कुल। तो जब पेरेंट्स बोलते हैं कि ना, तो इमीडिएटली उसको गिव अप क्यों करते हो? हाँ, तो यानी आप अपने आप में कॉन्फिडेंस दिखाए तब आपके पेरेंट्स अपने आप उनमें कॉन्फिडेंस दिखाएंगे। तो वो लोग ना बोलेंगे, आप सेल्समैन बनो जी, आपका प्रोडक्ट को सेल करो, उनके कुछ डर है, उनके कुछ डाउट्स है, उसको समझो, क्लियर करो और टाइम दो। कि लगेगा शायद 6 महीने लगेगा, 1 साल लगेगा, अगर आप कुछ करियर चूज करेंगे बहुत अलग है, इंजीनियरिंग मेडिसिन नहीं है, कुछ अलग है, डिजाइन कर रहे हो, आर्किटेक्चर, घर पे कोई है नहीं वो फील्ड में, तो टाइम लगेगा, टाइम दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो अपार्ट फ्रॉम दिस मेरे जो सवाल थे जो मैंने कुछ लिख के लाए थे, उसके ये थोड़े इम्प्रॉम्प्टू क्वेश्चंस थे तो मैंने पूछ लिया। आपने करियर काउंसलिंग क्यों, आपको क्या इंस्पिरेशन था, आपने क्यों चुनी करियर काउंसलिंग? क्या इसके पीछे की कुछ स्टोरी है तो है, वो स्टोरी तो रहेंगी लेकिन कुछ ऐसा कि भाई नहीं यू वांट, आपको चाहिए था कि भाई एक चेंज ले, ये एक क्या कहते हैं, एक सोसाइटी को बेटर करने की उससे फीलिंग से आया है, या एक क्या हिसाब से आया था ये थॉट? यही था कि हम लोग को जो नहीं मिला शायद ये जनरेशन को मिले जी, यही सोच था। तो जब मैं 9th या 10th में था, धूम बोल के मूवी रिलीज हुआ था, तो हम लोग बाइक्स और कार्स के पागल हो गए थे जी। और हमने डिसाइड कर लिया था कि मुझे ऑटोमोबाइल इंजीनियर बनना है, क्योंकि मुझे किसी ने बताया था कि बाइक्स कार्स है तो ऑटोमोबाइल कर ले। तो मैंने मैकेनिकल इंजीनियर भी पढ़ लिया है। तो कभी जब इंटर्नशिप के लिए हम लोग फैक्ट्री में जाके काम करे तब मेरे को लगा यार ये इंजीनियरिंग तो ठीक है बट मुझे इस तरह का लाइफस्टाइल नहीं चाहिए। अभी भी मुझे मैकेनिकल इंजीनियरिंग पे रेस्पेक्ट है बट मुझे जो लाइफस्टाइल चाहिए था वो उसमें नहीं था। तो मैंने स्लोली सोचा कि कॉर्पोरेट में आएंगे। कॉर्पोरेट में आने के बाद मुझे वो कोडिंग और आईटी में भी उतना इंटरेस्ट नहीं था तो फिर वहां से मैं गया थोड़ा मैनेजमेंट में। तो मुझे एक्सप्लोर करते 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 टाइम लग गया था। शायद एक 23 इयर्स जब था मैं, तब मुझे जो करना था वो मुझे दिख गया था। अच्छा। और मैं बहुत ही लकी था। ऐसे बहुत सारे कहानियां आपको मिलेंगे जहां पे शायद उनका उम्र 50 साल हो जाए और उनको अभी तक पता नहीं कि उनको क्या पसंद है। तो वो एक्सप्लोरेशन की जो टाइम होती है वो टाइम में एक्सप्लोर करना पड़ेगा। जी। तो उसी कारण हमने स्लोली काउंसलिंग में आ गया और बच्चों को हेल्प करने लग गया, कोर्सेस करे, सीखे इसके बारे में, तो वैसे वैसे आ गया। बिल्कुल। तो मूविंग ऑन टू द आगे जो क्वेश्चन है कि आज के वक्त में जैसे कि आपने कहा कि मेन्यू कार्ड अवेलेबल है दुनिया में, अब जब इतनी सारी चीजें अवेलेबल होती है
हो सकता है कि भाई, मैं मिसाल आपकी जो आपने एग्जाम्पल सेट दिया है मुझे, मैं उसी को पकड़ के चलूंगा। क्योंकि देखिए, होटल में हर डिश 5 स्टार नहीं हो सकती, कोई ना कोई डिश खराब होंगी उनकी, बट ये जनरल बात है। तो इसी तरीके से दुनिया में बहुत से कोर्सेज है और हर कोर्स अप टू द मार्क नहीं है। क्या इस बात पर अग्री कर सकते हैं हम? हाँ, शायद वो होटल में अच्छा नहीं है। तो यानी हाँ, दूसरी जगह पे कुछ हो सकता है। एजुकेशन अगर बात करें, इंडिया की बात करें, अगर फिलहाल हैदराबाद की बात करते, चलिए इंडिया की भी, इंडिया बहुत बड़ा एस्पेक्ट है, हैदराबाद की बात करते क्योंकि हम यहाँ पे सिचुएटेड है, यहाँ पे है, तो हैदराबाद की बात करते हैं। तो जरूरी नहीं कि हैदराबाद में हर फील्ड के जो अवेलेबिलिटी है, ऑप्शंस अवेलेबल है, सब चीज एकदम टू द मार्क होगा करके। सही है। तो इस स्टेज में कंफ्यूजन होना, जैसा आपने कहा कंफ्यूजन होना अच्छी बात है, तो कंफ्यूजन होता है। तो इसके साथ साथ जो चैलेंजेस फेस करते हैं यंग स्टूडेंट्स आज के टाइम में, इसके अलावा, कंफ्यूजन के अलावा और क्या चैलेंजेस फेस करते हैं आपके हिसाब से? क्योंकि आपके पास, आपने कहा आपके पास डे इन डे आउट आते बच्चे, सवाल पूछते हैं, तो आप इस सवाल का जवाब बेहतर दे पाएंगे। आप जो क्वेश्चन पूछे वो सही है जी। थोड़े कोर्सेज थोड़े शहरों में अच्छे होते हैं और कुछ और कोर्सेज के लिए आपको दूसरा प्लेस भी चेंज करना पड़ता है, चाहे वो सिटी हो या कंट्री भी। बिल्कुल। तो इसमें थोड़े पैरामीटर्स होते हैं जब आप डिसीजन लेना चाह रहे। एक तो आप अपना फील्ड चूज करते हो, फील्ड के हिसाब से आप वो फील्ड में कोर्सेज देखते हो। वो कोर्सेज देखने के बाद आप आपका लोकेशन फिक्स करते हो कि हैदराबाद में ही पढ़ना है या हैदराबाद के बाहर भी ठीक है। अभी हैदराबाद के बाहर कितना दूर तक? पेरेंट्स जनरली बैंगलोर भेजने के लिए तैयार होते हैं क्योंकि बाजू है। दिल्ली भेजने के लिए थोड़ा सोचते हैं। वैसे मतलब अगर दिल्ली की बात आती है तो फिर वो जहन में दूसरी चीजें भी आती है साथ में कि भाई वहाँ का, हाँ, डर होता है कि वहाँ पे अपन बहुत सारा न्यूज भी सुनते हैं। तो ये सब क्या है, थोड़ा फैक्टर्स होता है। नेक्स्ट फैक्टर होता है कॉस्ट। राइट, कभी कभी थोड़े कोर्सेज एक्सपेंसिव होते हैं। बिल्कुल। जैसे कि अगर किसी को पायलट बनना है, पायलट बनने के लिए आपको करीबन 50 लाख लगेगा। तो कुछ अगर बीकॉम करना है 50,000 में भी हो जाएगा। बिल्कुल। तो ये सब आपका जो कंस्ट्रेंट्स और पैरामीटर्स होते, तो कोर्स हुआ, प्रॉक्सिमिटी मतलब लोकेशन हुआ, या कॉस्ट, आपका एफोर्डेबिलिटी हुआ, आपका स्ट्रेंथ हुआ, आपका इंटरेस्ट, इतने सारे कॉम्बिनेशन जो है वो ही आपको यूनिक बनाता है। यानी आपको अपनी बाउंड्रीज खुद सेट करनी है, भाई मुझे क्या करना है, कितना मुझे जाना है, नहीं जाना है। और वो एक जब आप, फिर बात वही आ जाती है कि फिर जब आप एकदम अपने आप को फोकस रख लिया कि हाँ भाई मुझे ये करना है, ये चीजें, ये नोट डाउन कर लिया आपने, उसके बाद वो सब चीजें हो सकती है कि चलो ठीक है, ये चीजें आप पेरेंट्स को भी परस्यू कर सकते हो। तो क्लैरिटी के साथ जब परस्यू करते, तब अपने पेरेंट्स को आप कहोगे कि भाई देखिए ऐसा है, मुझे ये करना है, ये कॉलेज है, यहाँ सिचुएटेड है, तो उनको भाई तूने इतना काम कर लिया, हाँ, तो वो भी कन्विंस हो जाएंगे। हाँ। तो उनको भी लगेगा कि हाँ, मेरे बेटे को और बेटी को सच में उतना इंटरेस्ट है। बिल्कुल, क्लैरिटी भी है। तो ये स्टूडेंट्स पे भी जिम्मेदारी है ना कि भाई बहुत बड़ी के, ये आप हर चीज पेरेंट्स पे नहीं डाल सकते कि भाई जो ब्लेम गेम खेलते हैं। हाँ, करेक्ट। क्योंकि देखिए हर किसी को रिस्पॉन्स बोलते ना, अपने ऊपर जिम्मेदारी नहीं लेनी है। मैं ऐसा, अरे नहीं वो तो ऐसा इसलिए वजह से हुआ था। ब्लेम गेम बहुत चलता है एंड यंगस्टर्स में होता है, ये बहुत जनरल है। तो ब्लेम गेम के चक्कर में ना पेरेंट्स को कुछ हासिल होता है, ना स्टूडेंट्स को कुछ हासिल होता है। तो जब आप स्टूडेंट्स क्लैरिटी के साथ कोई चीज रखेंगे, यानी बराबर से एक डिसिप्लिन तरीके से बताएंगे कि भाई देखिए, और मैं ये मानता हूं कि चीजों को जब आप किसी चीज के लिए कन्विंस करना चाहते हैं तो बहुत कामली, बहुत ही राइट चॉइस ऑफ वर्ड्स, सही अल्फाज इस्तेमाल करना पड़ता है आपको कि भाई ताकि वो कोई दूसरी डायरेक्शन में ना चले जाए। जैसे कि भाई मैं और आप बात कर रहे हैं अभी, मुझे भी बहुत ध्यान से बात करना पड़ता ताकि ये टॉपिक कहीं दूसरी जगह ना चली जाए, क्योंकि बहुत जायज बात है, बहुत नेचुरल है कि भाई हम बात करते करते इस टॉपिक से भटक जाए। सही है। तो वो चीजें होना, तो साथ साथ इसके एक और चीज है पैरेलल, अगर देखा जाए तो एक लाइन एक और है कि बच्चों में जो देखा गया है
मैं इन जनरल बात कर रहा हूँ, कुछ बच्चे बहुत अच्छे होते हैं, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ, लेकिन मेजोरिटी ऑफ द जो हम देखते हैं कि कॉन्फिडेंस इतना नहीं है। तो अब मैं तो सवाल आपसे ही करूंगा क्योंकि आप सामने बैठे हैं मेरे, तो उस थोड़ा सा डाइवर्टेड है लेकिन पैरेलली है कि कॉन्फिडेंस कैसे बिल्डअप करे। फिर कोई चीज की अगर आप सोच रहे हैं कि आपने सोची है, खाली सोचा है जहन में कि भाई मुझे ये करना है, मिसाल के तौर पे किसी लड़के ने सोचा फैशन डिजाइनिंग का, बड़ी एकदम बोलते हैं अतरंगी सोच, लड़का फैशन डिजाइनिंग, लेकिन अब कॉन्फिडेंस कैसे आया उसके अंदर? तो लेट्स टेक एन एग्जांपल। अगर आप एक आर्किटेक्ट हो और आपके क्लाइंट के लिए आप कुछ बड़ा सा बिल्डिंग का डिजाइन बना रहे हो जी, आपको पता नहीं कि वो क्लाइंट पसंद करेगा या नहीं, तो आप क्या करोगे? बिल्डिंग पहले कंस्ट्रक्ट करके नहीं बताओगे ना, बिल्कुल डिजाइन बताएंगे आप। पहले आप डिजाइन करोगे, डिजाइन के बाद आपके क्लाइंट आपको कुछ फीडबैक देगा, चेंजेस करेंगे उसमें, उसके बाद में आप उसको रीवर्क करोगे, बाद में आप उसका छोटा प्रोटोटाइप करोगे या नहीं तो रेंडरिंग करोगे, ग्राफिक में दिखाओगे। जब क्लाइंट को पूरा कन्विंस हो, आपको भी कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ ठीक है अब ये होने वाला है। तो ऐसे ही ये जो प्रोटोटाइपिंग का कॉन्सेप्ट है ये करियर्स में भी आना चाहिए। अगर मुझे फैशन डिजाइनिंग में जाना है तो हाँ ये बड़ी चीज है। फैशन डिजाइनिंग जाने से पहले आप पहले फैशन डिजाइनर से बात कर लो, एक 3-4 फैशन डिजाइनर से बात कर लो, समझो वो फील्ड कैसा है जी। 3-4 फैशन डिजाइनिंग कॉलेजेस को जाओ, समझो कि वहां पे क्या क्या पढ़ाते हैं। आप कुछ कोचिंग सेंटर्स को जाओ, बस ऐसे पूछने जाओ, वो लोग अपने ब्रोशर्स और थोड़ा कुछ मार्केटिंग का मटेरियल देके आपको समझाएंगे। बिल्कुल उसको समझो, यूट्यूब में वीडियोस देखो, या नहीं तो कुछ छोटा सा अगर कोर्स है फैशन डिजाइनिंग के ऊपर, अगर एक 1 वीक का कोर्स, ऑनलाइन कोर्स 1 मंथ का कोर्स है वो कर लीजिए। उसके बाद में अगर आपको कॉन्फिडेंस और है कि मुझे हाँ ये बहुत पसंद आ रहा है और करना है, तब करिए। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, जैसे लड़का लड़की के बीच में क्रश होता है ना, वैसे ही करियर्स में भी करियर क्रश हो जाता है। होता है अट्रैक्शन आ जाता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप उसको शादी कर ले डायरेक्ट जी, थोड़ा डेटिंग भी कर लो, बिल्कुल, थोड़ा उसको जानो, थोड़ा उसके बारे में उसके साथ थोड़ा वक्त बिताओ जी। उसके बाद में सोचो कि उसको मुझे कोर्स करना है नहीं करना। बिल्कुल। तो डायरेक्टली जंप मत करो। पेरेंट्स का भी यही डर है, पेरेंट्स भी इसीलिए डरते हैं कि ये डायरेक्टली जंप कर रहे। तो पेरेंट्स को भी भरोसा आना चाहिए कि हाँ मेरा बच्चा हो या बच्ची पूरा सोच समझ के ये डिसीजन ले रही है। बिल्कुल बिल्कुल। एंड बहुत अच्छा, आपने बहुत अच्छी तरीके से समझाया। तो जैसे कि मैंने कहा कि जो बच्चों को जो चैलेंजेस फेस करते हैं बच्चे आजकल के स्टूडेंट्स यंग, तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, इस कंफ्यूजन को दूर करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो इंस्टीट्यूशन में पढ़ रहे हैं, क्या उनकी है कि नहीं? सिर्फ बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी और पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी तक लिमिटेड है? डिपेंड्स आप कौन सा इंस्टीट्यूट के बारे में बात कर रहे हैं। जैसे हर इंस्टीट्यूट की बात कर रहा हूं मैं। जैसे कि अगर आप एक कोचिंग सेंटर ले, आप कोचिंग सेंटर जाते क्यों हो? कोचिंग सेंटर इसलिए जाते हैं कि आप कुछ एग्जाम क्रैक करें। अगर वो कोचिंग सेंटर बस वो एग्जाम के लिए कन्फाइंड है तो आपकी जिंदगी के बारे में क्यों बात करेगा? वो एग्जाम के बारे में बात करेगा जी। अगर आप स्कूल के बारे में बात करें तो शायद स्कूल में ऐसे सेशंस होना चाहिए। मैं स्कूल की बात कर रहा हूँ, स्कूल एंड कॉलेजेस की बात कर रहा हूँ मैं। तो नहीं, प्रॉब्लम क्या हो रहा है, कॉलेज में जब आता हूँ ना, बहुत सारे जूनियर कॉलेजेस हैदराबाद में या पूरा तेलंगाना एपी में कोचिंग सेंटर्स चलाते हैं। जूनियर कॉलेज के नाम पे कोचिंग सेंटर्स चलते हैं। वो लोग बस एक एग्जाम पे फोकस, IIT हो या नीट हो, उस पे फोकस। बच्चा कभी उनके पास जाता भी है, जैसे कि थोड़ा किसी कॉलेज के पास अगर CEC नहीं है और बच्चा जाके बोलता है कि मुझे CEC लेना है, वो लोग ये नहीं बोलते कि बेटा हमारे पास CEC नहीं है, आप ये कॉलेज में जाओ। वो लोग बोलते हैं कि CEC बहुत गंदा है, CEC आप नहीं लेना चाहिए। CEC में क्या है करियर? हम लोग इतने साल ये फील्ड में है, CEC में कोई सक्सेस होता ही नहीं है, आप MPC लो। एक्चुअली वो लोग सेल्स कर रहे हैं। तो ये जिम्मेदारी से निभाना भी है, बट ये निभाते नहीं है। तो ये तो अलग ही डिबेट होगी फिर तो। हाँ, exactly. बहुत बड़ी डिबेट है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के बारे में। बट ये स्कूल्स में
इम्प्लीमेंट करना चाहिए। जूनियर कॉलेजेस में शायद डिफिकल्ट है, क्योंकि जूनियर कॉलेजेस हमेशा अपना कोर्स सेल करने की सोचता है, तो पेरेंट्स को भी उसको डायरेक्टली फाइनल कंक्लूजन नहीं करना चाहिए। करियर काउंसलर्स के पास जाइए, हमारे तरह बहुत सारे काउंसलर्स हैं। तो फिर अब जैसे आपने कहा कि आपकी तरह करियर काउंसलर्स है, लेकिन देखिए मैं एकदम जनरल, जैसे मुझे कुछ मालूम नहीं है उसमें बात करूंगा मैं, कि इसकी जो कॉस्टिंग आती है बहुत से लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। तो क्या इसको इस तरीके से रेगुलराइज करा जा सकता है कि भाई आपके स्कूल में, हर स्कूल में करियर काउंसलिंग का सेशन होना ही चाहिए? क्या ये गवर्नमेंट कर सकती है? कर सकती है। तो करती क्यों नहीं है? इससे उनको कुछ हेल्प कहाँ होगा गवर्नमेंट को? ये तो बिलो 18 है ना। तो बिलो 18 है तो बट अरे आप कभी ना कभी तो 18 प्लस होंगे ना। आपके शहर के लोग हैं, आपके स्टेट के लोग हैं, आपके देश के लोग हैं। देखिए आइडियल, मैं पॉलिटिकल नहीं जाना चाहता हूँ, मैं जस्ट जनरल बात कर रहा हूँ। आइडियली करना चाहिए। मैंने ऐसे बहुत सारे दूसरे कंट्रीज के गवर्नमेंट के वेबसाइट्स देखा है जहाँ करियर डेवलपमेंट के वेबसाइट्स होते हैं, उसमें जॉब पोस्टिंग्स होते हैं। अभी जॉब पोस्टिंग्स के लिए naukri.com यानी तो कुछ monster.com में जाना पड़ता है, बट थोड़े ऐसे भी गवर्नमेंट्स है जहाँ पे एम्प्लॉयमेंट के हिसाब से साइकोमेट्रिक असेसमेंट्स भी फ्री में गवर्नमेंट वेबसाइट में देखा है मैंने। तो गवर्नमेंट कर सकता है जी। बट ऑलरेडी सीबीएसई में देखिए, सीबीएसई में ऑलरेडी रूल है कि काउंसलर्स होना चाहिए। एवरी सीबीएसई स्कूल में काउंसलर है। स्टेट सिलेबस स्कूल में अभी वो हुआ नहीं है, शायद होगा। तो सीबीएसई स्कूल्स की बात कर है, कुछ उसमें काउंसलर्स है। तो क्या देखिए, ये एक ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड है देखा जाए तो क्या सवाल थोड़ा शायद से अजीब लगे आपको कि भाई क्या वो इतनी ईमानदारी से काउंसलिंग करते हैं? देखिए, क्योंकि आपने कहा कि भाई एजुकेशन का जो सिस्टम है जूनियर कॉलेजेस का, वो सेल्समैन जैसा अपना कोर्स बेच रहे हैं, बराबर। और सेम चीज इम्प्लाई हो रही है, मैं खाली एक एग्जांपल दे रहा हूँ, मेडिकल फील्ड में भी ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड है, लेकिन हर किसी ने उसे बिजनेस बना रखा है। तो क्या सेम चीज काउंसलिंग में भी आती है? क्योंकि काउंसलिंग में भी ईमानदारी से काउंसलिंग करना, यानी मैं किस तरीके से पुटअप करूं मैं कि सही तरीके से काउंसलिंग करना वो भी जरूरी है, क्योंकि आपके हाथ में है बच्चे का फ्यूचर। तो क्या ये होता है? एक जनरल सवाल। मेजॉरिटी अगर आप प्रोफेशनल करियर काउंसलिंग के पास जाते हैं तो नहीं, मैं सीबीएसई स्कूल्स की जो बात कर रहा हूँ, सीबीएसई स्कूल्स में भी अगर स्कूल प्रोफेशनल करियर काउंसलर को हायर करता है तो होता है। या नहीं, मैं कोई मैथ्स टीचर को काउंसलर के नाम पे लगा के सीबीएसई बोर्ड को भिजा दिया, मैंने बोल दिया हमारे पास काउंसलर है नाम के वास्ते, वो नहीं होता है। मैं यही कहना चाहता था। तो अभी क्या है, सीबीएसई बोर्ड थोड़ा स्ट्रिक्ट स्लोली अभी करेगा तो होगा। अगर बस काउंसलर लगाना है, किसी को नाम दिखाना है तो नाम दिखा देंगे, बट कितना वो एफिशिएंट है, सच में है या नहीं है, वो आई थिंक स्कूल्स अपने आप को पूछना पड़ेगा। बिल्कुल। तो देखिए, मैं आगे बढ़ता हूँ अपने सवालों के साथ, क्योंकि ये सवाल पे सवाल तो निकलते जाएंगे, लेकिन जो फहरिस्त है सवालों की उस पे भी जरूरी है थोड़ा बहुत जाना के। तो जैसे कि आपने कहा कि और मैं ये भी कह दूं, मैं एक मिनट लूंगा आपका खाली, कि अगर तमाम लिसनर्स जो हमें सुन रहे हैं, अगर आपको किसी को भी, आप स्टूडेंट हो या आप स्टूडेंट के बच्चे हो, तो कॉल कर सकते हैं। नंबर्स तो आप सभी जानते हैं, 040245110780, 040245110779। प्लीज 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 रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ सवाल ही सुनेंगे आपके, क्योंकि वक्त कम है, बातचीत बहुत ज्यादा है और बहुत अहम बातचीत है। तो एक कॉल रिसीव करेंगे सर हम, और देखते हैं वो क्या कुछ पूछना चाहते हैं हमारे साथ। हेलो। वालेकुम सलाम। और जो साहब है सर, उनको भी मेरा खुलूस आदाब। मैं स्टूडेंट्स के हवाले से सवाल करना चाहती हूँ। जी बिल्कुल। पेरेंट्स इंटरेस्टेड है कि सीईसी ले बच्ची स्टूडेंट्स, बट शी इज इंटरेस्टेड इन एमईसी। हम क्या करना, उनको हौसला देना या सीईसी दिलाना या एमईसी दिलाना?
आपको ये क्वेश्चन क्यों आ रहा है जब बच्चों को कुछ और करना है, आपको ये क्वेश्चन क्यों आ रहा है? आपको लगता है कि आपकी बच्ची मैथ्स नहीं कर पाती, ऐसा कुछ आप ऑब्जर्वेशन करे होंगे? हाँ, वो कर पाएगी, बट हम डरते हैं, मतलब इसीलिए तो अच्छा आसानी से पढ़ लेंगे बच्चे। यानी इजी जो रास्ता आसान है वो इख्तियार कर लेना है, मुश्किल रास्ते पे जाना ही नहीं है। हाँ, तो हाईवे से निकल जाएंगे, गली में जाएंगे नहीं। आपका इरादा सही है, बट स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचा जाए कि अगर उनको इंटरेस्ट है और करने का एबिलिटी है, अगर ये दोनों है तो करने दीजिए। अगर आपको लगता है कि इंटरेस्ट है पर एबिलिटी नहीं है तो समझाइए। तो ये बस बातचीत की जरूरत है, कम्युनिकेशन की जरूरत है। ओके, थैंक यू। आप खुद एक टीचर है ना? हाँ जी बिल्कुल। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। तो इसी तरह कॉल्स आप भी कर सकते हैं, सवाल कर सकते हैं बिल्कुल बेझिझक। अगर आपको नाम नहीं बताना तो नाम भी ना बताए, कोई मसला नहीं। आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, नंबर है 8688160160। सर एक और कॉल लेंगे, उसके बाद हम अपने सवाल पे जाएंगे वापस से। हेलो अस्सलाम वालेकुम। आपको भी, सबको भी, और जो भी सर है उनको भी मेरा सलाम। जी बहुत शुक्रिया जी, मेरे को बहुत अच्छा दिखा उनकी बात जो चल रही। जी बहुत शुक्रिया। बहुत ऐसे कम रहते, बहुत समझाने वाले। जी शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। तो सर हम अपने सवालों पे लौटते हैं आपके साथ जी। और क्योंकि मेरी लिस्ट तो काफी लंबी है, पता नहीं कंप्लीट हो पाएंगी नहीं हो पाएंगी, आपको वापस से बुलाना पड़ेगा नहीं तो जरूर। तो कुछ जैसे काउंसलिंग लोगों को लगता है सिर्फ बातचीत होती है, लेकिन आप जानते हैं कि इसमें कोई बहुत सी टेक्निक्स भी होती है जी। तो उस पर थोड़ी आप अगर रोशनी डालें तो क्या टेक्निक्स यूज करते हैं आप? जनरली क्या यूज करते हैं? तो एक है कि अगर स्टूडेंट एक्सप्रेसिव है, एक्सप्रेस कर पाता है, तो उनसे बातचीत में उनके इंटरेस्ट जानेंगे, उनका स्ट्रेंथ कैपेबिलिटी जानेंगे। तो स्ट्रेंथ में भी कभी कभी एप्टीट्यूड टेस्ट करना पड़ता है। वो हम लोग कुछ सवाल पूछ लेते हैं, शायद वो मैथमेटिक्स का हो, साइंस का हो। इसके अलावा साइकोमेट्रिक टेस्ट भी है। इसी चीज को जो बच्चे उतने एक्सप्रेसिव नहीं है तो उनको एक टेस्ट होता है, वो टेस्ट में उनके स्ट्रेंथ्स भी टेस्ट होते हैं। उसमें पास फेल का कोई सिस्टम नहीं, पास फेल नहीं होता है। जैसे फॉर एग्जांपल उसमें ऐसे साइकोमेट्रिक क्वेश्चंस क्या होता है, साइकोलॉजी बेस्ड समझा दीजिए। हाँ, तो सवाल कौन से होता है, किस तरीके होता है? तो सवाल ऐसा हो सकता है कि अगर ऐसा सिचुएशन है तो आप क्या करेंगे। तो उसमें उसमें ABCD ऑप्शन रहेंगे, आपको बस एक चूज करना है। तो उसमें गलत सही नहीं है, आप जो आंसर चूज करेंगे उसके हिसाब से आपका जो पर्सनालिटी है, इंटरेस्ट है, वो सिस्टम समझेगा उसको। बिल्कुल। तो ये पूरे रिपोर्ट्स आते हैं और उसमें वो एप्टीट्यूड भी होता है। एप्टीट्यूड में तो ABCD में एक सही होता है। फॉर एग्जांपल कुछ मैथमेटिक्स का इक्वेशन देते हैं, वेरी बेसिक, तो वो रिपोर्ट्स हम लोग एनालाइज करते हैं। वो एनालाइज करके हम फिर ऐसा नहीं होता है कि वो 100% भी सही होता है जी। 60% to 95% सही होता है जी। तो हम लोग बच्चों को वो इंटरप्रेट करके समझाते हैं, पेरेंट्स को भी बिठाते हैं और उन्हीं से पूछते हैं कि आपको लग रहा है कि ये सही है आपके बारे में जी। अगर उनको लग रहा है कि सही है तो रिपोर्ट ठीक ठाक है तो उसके हिसाब से हम लोग सजेशन भी दे देंगे जी। अगर उनको लगेगा कि ये रिपोर्ट सही नहीं है तो उसके हिसाब से हम लोग फिर से सवाल करके उनको हेल्प करेंगे। अच्छा, तो यानी तरीके हैं, खाली बातचीत नहीं है, इसके टेस्ट होते हैं और इसका जो एक रेगुलर एक जो आपका तरीका है इसको कंडक्ट करने का। हाँ। तो यानी काउंसलिंग का जब बात आती है तो जहन में लोग लगता है खाली बातचीत करने तो जाना है, चले जाके बातचीत करके आ जाएंगे। हाँ। तो इट्स मतलब एक और चीज जब आपने बात करी कि भाई काउंसलिंग के बारे में, तो बहुत से बच्चे जो होते हैं, क्योंकि मैं उनको अपने आप को उनकी जगह पे रख के देख रहा हूँ फिलहाल और उससे आपसे सवाल कर रहा हूँ आपको कि बहुत से बच्चे अपने पेरेंट्स के सामने इतने एक्सप्रेसिव नहीं होते। तो आप क्या सजेस्ट करेंगे कि काउंसलिंग के लिए जब आए तो पेरेंट्स साथ में आए या इंडिविजुअल एज एन इंडिविजुअल आए? वो काउंसलर डिसाइड करेगा। अच्छा, कभी कभी बच्चों के साथ जब हम बात कर रहे हैं तो हमको लगता है कि मे बी स्टूडेंट ओपन नहीं हो रहा है, तो तब ऐसे बहुत सारे सिचुएशन है जब मैं उनके पेरेंट्स को बोलता हूँ कि आप बाजू के रूम में बैठिए, मैं बच्चे से बात करता हूँ, बाद में आपको बुलाता हूँ। कभी कभी मेरे को लगता है कि पेरेंट्स
भी मेरे से कुछ पर्सनली बात करना चाह रहे हैं, तो तब मैं स्टूडेंट को भी जाता हूँ। तो इट डिपेंड्स। तो आपका तजुर्बा है और आपका इंटरप्रिटेशन है कि भाई क्या करना चाहिए उस वक्त में, क्या चीज सही होगी करने के लिए। वो बॉडी लैंग्वेज में कभी कभी समझ में आ जाता है, कभी कभी वो लोग एक्सक्लूसिवली बोलते भी है। ऐसे सिचुएशंस है जहाँ पे मेरे को स्टूडेंट ने बोला है कि सर मुझे आपसे पर्सनली बात करना है। ओके। बाजू में अगर उनके पेरेंट्स है तो मैं उनको बताऊंगा क्या मैं पर्सनली, तो पेरेंट्स भी वो स्पेस देते हैं, तो दैट इज ओके। बिल्कुल। तो फिलहाल एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक लेंगे और फिर, क्योंकि हमारे काफी लंबी बातचीत हो गई, तो थोड़ा फिर से एक फ्रेश स्टार्ट लेके आएंगे आप सभी के दरमियान। तो सुनते रहे रेडियो चार मीनार 107.8 FM, दिल से हैदराबादी। बातचीत का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा और आगे आने वाले बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस, तो कहीं ना जाइएगा। मैं बस यूं गया और यूं आया। स्वागत है आप सभी का फिर एक बार रेडियो चार मीनार 107.8 FM, दिल से हैदराबादी पर। मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त हरदिल अजीज, RJ अजीज, और आप मेरे साथ सुन रहे हैं दिल से दिल तक। तो जो लोगों ने अभी अभी ज्वाइन किया है, मैं उनको बता दूं कि हमारे साथ मौजूद है मिस्टर भरद्वाज, जो एक करियर काउंसलर है और डायरेक्टर है श्री अमोघा जूनियर कॉलेज, जो SR नगर में मौजूद है। तो काफ़ी बातचीत हुई करियर काउंसलिंग के रिगार्डिंग, और कुछ सवाल बहुत से सवाल हमने पूछे, और आगे भी बहुत से सवाल हम पूछने वाले हैं आपसे। तो कुछ सवाल और है मेरे आपसे, कुछ नहीं, ज़्यादा है सवाल मेरे तो आपसे, और उम्मीद करता हूँ कि हमारे कॉलर्स भी जो है, अगर उन्हें कोई सवाल होगा तो वो भी पूछेंगे हमसे। तो हमने पूछा आपसे कि भाई मैं एक जल्दी से रिव्यू दे देता हूँ कि भाई हमने क्या क्या बातें कवर करी। काउंसलिंग क्यों ज़रूरी है, क्यों लोग हमारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज्ड क्यों होते हैं, और बहुत से सवाल जो अगर उसकी बात करने जाए तो शायद से और 15-20 मिनट निकल जाएंगे। लेकिन आखिर में हमने पूछा कि भाई आपने काउंसलिंग क्यों शुरू करी, कॉमन चैलेंजेस क्या है स्टूडेंट्स को जहन में, और क्या तरीके हैं काउंसलिंग के। आगे बढ़ते हुए मैं ये कहूँगा कि अब देखिए, आप काउंसलिंग तो कर लेते हैं, तो लेकिन उसको वो इफेक्टिव कितनी है, वो किससे मेजर किया जाता है, उसको मापने का पैमाना क्या है, जो कहते हैं ना कि भाई हाँ ये सक्सेसफुल काउंसलिंग रही। कि भाई, क्योंकि बहुत सी बार ऐसा होता है, हमने देखा है कि 3 सूरत हाल होती है कि भाई या तो बच्चा काउंसलिंग होती ही नहीं है, या तो काउंसलिंग होती है लेकिन उस पर इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता है, और फिर तीसरा काउंसलिंग होती है और उस पर इम्प्लीमेंटेशन भी होता है। तो ये क्या, जो आखिरी की जो मैंने बात करी, काउंसलिंग होता है और इम्प्लीमेंटेशन होता है, एक्शन में लाया जाता है, तो क्या वो उसे सक्सेसफुल काउंसलिंग का टाइटल देना सही है, गलत है? सही है। जब काउंसलिंग होता है तो हमें कभी कभी पता नहीं होता है कि वो इम्प्लीमेंट करेंगे कि नहीं। हाँ। तो मेरा स्टाइल ये है, मैं कभी कभी बहुत बार जब पेरेंट्स और स्टूडेंट्स काउंसलिंग के लिए आते हैं तो मैं उनको थोड़ा फर्स्ट इंटरेक्शन में उनको समझने की कोशिश करता हूँ, उनको समझाता हूँ, फिर मैं उनको थोड़ा होमवर्क देता हूँ। अच्छा। अगर वो होमवर्क करे तो मैं उनको बोलता हूँ कि 1 हफ्ते के बाद ये मेरे को इसके बारे में होमवर्क करके मिलो। अच्छा, तो यानी एक जहन में एक ये था, एक इमेज, एक थॉट प्रोसेस था कि काउंसलिंग खाली एक बार का खेल है, खाली मेरे जहन में ये था। हाँ। और शायद से लोगों के जहन में भी ये बात होंगी, उनके दिमाग में ये होगा कि भाई काउंसलिंग, करियर काउंसलिंग एक बार की विजिट है, उसके बाद जाने की जरूरत नहीं है। तो ये कितना बड़ा मिसकंसेप्शन है। ये डॉक्टर के तरह है। अच्छा। कभी कभी छोटी सी प्रॉब्लम होती है, एक छोटी सी डाउट और छोटी सी सजेशन में आपको क्लैरिटी आ जाता है, एक इंटरेक्शन काफी होता है। कभी कभी आपको शायद 2-3 बार भी मिलना पड़ता है, तो मिल लेते। कभी कभी 1 हफ्ते में मिलना पड़ता है, कभी कभी 1-2 महीने के बाद मिलोगे। सेम अगर यही क्वेश्चन अगर आपको डॉक्टर के बारे में पूछे तो जो प्रॉब्लम है सेम है। अच्छा, यानी जैसे कि कहते हैं कि हमारे
हाथ की पांचों उंगलियां अलग अलग है, वैसे ही हर स्टूडेंट के लिए अलग अलग तरीका है, हर स्टूडेंट के लिए अलग अलग इसका इसका सक्सेस रेट अगर जानना है तो हर स्टूडेंट के लिए अलग अलग है। सही है, सक्सेस रेट 100% होता है। हाँ, अगर स्टूडेंट और पेरेंट, कभी कभी पेरेंट्स को भी काउंसलिंग, मेजॉरिटी मेरे को पेरेंट्स का काउंसलिंग भी हो जाते रहता है, जब वो उनको समझ पाए और उसके हिसाब से वो लोग सामने जाए तो 100% है, मतलब उसमें फेल होने का कुछ चांस ही नहीं है। अगर आप काउंसलर के साथ चल रहे हो तो आपको जरूर सक्सेसफुल होंगे। तो जैसा कि आपने कहा कि स्टूडेंट और पेरेंट्स, तो एक मिसकंसेप्शन ये भी है, एक मिसकंसेप्शन क्या है, या एक लोगों के जहन में ये भी है कि भाई कैरियर काउंसलिंग सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट्स के रिलेटेड ही है। लेकिन जैसे आपने कहा कि भाई पेरेंट्स की भी ज़रूरत आती है, तो मैं ये सवाल करूंगा कि पेरेंट्स की काउंसलिंग में क्या सवाल रहते हैं पेरेंट्स के जहन में? इनफैक्ट मैं सच बताऊं तो मुझे, नहीं सच ही बताना है, बहुत बार पेरेंट की काउंसलिंग ही ज्यादा हो जाती है। अच्छा, क्योंकि कभी कभी डिस्कशन में पता चलता है कि स्टूडेंट को क्लैरिटी है, बहुत क्लैरिटी है खुद का इंटरेस्ट के बारे में, करियर के बारे में, और वो बच्चा रिसर्च भी कर लिया है, बट पेरेंट अभी एक्सेप्ट नहीं कर रहे। तो कभी कभी पेरेंट्स को वो कोर्स के बारे में या फील्ड के बारे में समझाना पड़ता है, और उनके जो डर है वो डर को एड्रेस करना पड़ता है। सो ऑल ऑफ दोस थिंग्स भी काउंट में आते हैं। ओके। कि कभी कभी पेरेंट्स हमें फोन पे बात करते हैं तो करियर काउंसलिंग जूम पे भी हम लोग लेते हैं कि दिल्ली, बॉम्बे, कहीं कहीं से आते हैं, तो पेरेंट्स के बहुत सारे सवाल होते हैं, तो उनको भी बात करनी। जैसे मैंने आपको बताया था कि ये जो स्टूडेंट्स का एज है, जितना स्टूडेंट्स सीख रहे उतना ही पेरेंट्स भी सीख रहे जी। वो लोग भी जिंदगी में पहली बार पेरेंट्स बन रहे ना, ऐसा नहीं कि उनको बहुत सारा पेरेंटिंग का एक्सपीरियंस है। जी 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 जी, दे आर ऑल्सो गोइंग थ्रू दैट एक्सपीरियंस। तो देखिए, जब हमने बात करी थी, मेरा एक सवाल रह गया था कि जब हमने बात करी थी कंफ्यूजन के रिगार्डिंग, कि भाई बच्चों के जहन में कंफ्यूजन है, और बच्चों के जहन में नहीं, सभी पेरेंट्स भी हो गए या बच्चे हो गए जो भी है, क्या इसकी वजह टू मच ऑफ नॉलेज जो आजकल अवेलेबल है वो है? क्योंकि इंटरनेट पे हर चीज का जवाब मिलता है, लोग कुछ भी करे तो भाई, खैर अभी तो एआई ने रिप्लेस कर लिया है बहुत सी चीजों को, लेकिन गूगल, हमने जनरली हम किसी को भी पूछते हैं भाई इसका मतलब भाई गूगल कर लो, मालूम पड़ जाए क्या है, तो हर क्वेश्चन का गूगल कर लेते लोग। तो अबेंडेंस ऑफ नॉलेज, यानी ज्ञान का भंडार होने की वजह से कंफ्यूजन क्रिएट होता है। हाँ जरूर, क्योंकि ये जो गूगल में कुछ रिसर्च करते हैं, तो सबको ये भी समझना पड़ेगा कि गूगल आपको जवाब नहीं देगा, गूगल आपको थोड़े वेबसाइट्स रिकमेंड करेगा जी। वो वेबसाइट्स में जनरली होता है कोरा, फर्स्ट थिंग। कोरा में किसी ने ओपिनियन लिखा है अपना, तो वो उनका एक्सपीरियंस है, और ओपिनियन जो है यानी नजरिया जो है हर इंसान का अलग अलग है, अलग अलग होता है। तो एक ही ओपिनियन को पकड़ के आप डिसीजन नहीं ले सकते, तो वो भी समझना पड़ेगा। चलिए बैक टू हमारे जहाँ पे हमने आपको छोड़ा था, कि हमने बात करी थी पेरेंट्स की काउंसलिंग की, इसकी बात करी थी। तो जो एक्सेप्टेंस रेट है, यानी आपने बहुत से देखा गया कि भाई पेरेंट्स जो थे, फिर जनरलाइज टर्म यूज कर रहा हूँ, कि रिजिड होते, थोड़े थोड़े अपने पुराने ख्यालात की तरफ, थोड़े उनका जो एक्सपीरियंसेस है उसकी वजह से थोड़ा एक प्री कंसीव्ड नोशन जिसे कहते हैं वो बना रखा है। तो एक्सेप्टेंस रेट अगर बात करी जाए स्टूडेंट्स और पेरेंट्स के इसके अंदर, तो किसका एक्सेप्टेंस रेट ज्यादा है? ओपिनियंस के, आप जो एडवाइस करते हैं, आप जो काउंसिल करते हैं, उसको एक्सेप्ट करने की जो एक्सेप्टेंस रेट है वो किसको ज्यादा है? ये उम्र के हिसाब से भी होता है। अगर अपन 10th और इंटरमीडिएट की बात करें तो पेरेंट्स की एक्सेप्टेंस की बहुत इंपॉर्टेंस है वहां पे, क्योंकि बच्चे में वो कॉन्फिडेंस होता नहीं है। क्यों नहीं होता है?
क्योंकि उनको ऑलरेडी जिंदगी के बारे में और देखे नहीं, जिंदगी में अभी कुछ अचीवमेंट्स हुए नहीं। जबकि थोड़े बच्चे थोड़े स्कूल से आते हैं जहाँ पे कुछ एक्टिविटीज होते हैं, बच्चों को कुछ ना कुछ अचीवमेंट्स होते हैं, तो उनका कॉन्फिडेंस अलग होता है। मैनी स्टूडेंट्स का कॉन्फिडेंस बहुत कम होता है, तो वो लोग पूरा पेरेंट्स के कॉन्फिडेंस पे डिपेंड करते हैं। जब पेरेंट कन्विंस होके लगता है कि हाँ बेटा मेरे को लग रहा है कि ये सही है, वो जो कॉन्फिडेंस बच्चों को मिलेगा वो अलग है। जी, तो आपने जैसे कहा कि कॉन्फिडेंस इसलिए नहीं क्योंकि उन्होंने इतना लाइफ देखी नहीं है, तो फिर जो काउंटर क्वेश्चन आता है पेरेंट्स की तरफ से, बेटा तुमने तो जिंदगी देखी नहीं, हमने जिंदगी देखी, हमारी बात मानो। तो फिर उसको किस तरीके से काउंटर किया जाए? तो वही अगर वही बता रहा हूँ मैं कि काउंसलिंग में पेरेंट्स की काउंसलिंग बहुत हो जाती है। तो आजकल के पेरेंट्स ओपन हो गए। अच्छा, उतना भी ओल्ड फैशन में नहीं है आजकल के पेरेंट्स। अभी देखिए करियर काउंसलर के पास अगर आ रहे तो ज्यादा से ज्यादा मैंने देखा है कि करियर काउंसलर के पास पेरेंट फर्स्ट आता है। अच्छा, क्योंकि स्टूडेंट को पता भी नहीं होता कि करियर काउंसलर कुछ होता है। तो फर्स्ट पेरेंट हमको ऑनलाइन में या कहीं तो भी ढूंढते हैं या किसी का रेफरेंस में, वो लोग कॉल करके सर हमारा बेटा और बेटी का ये है, आप हेल्प कर सकते हैं क्या? चलिए, तो जैसे कि आपने कहा कि पेरेंट्स पहले आते हैं, तो आपकी क्या एडवाइस होंगी कि भाई जो लोग थोड़ा हिचकिचाते हैं काउंसलिंग की तरफ बढ़ने के लिए, उनके लिए क्या एडवाइस करेंगे आप? उनको क्या सजेशन देंगे कि क्यों इससे हिचकिचाए ना, लेकिन इसको काउंसलिंग करे खुद से आगे? आप क्या बेनिफिट है उनके लिए? बेनिफिट तो आपको बहुत सारे हैं, बट एडवाइस की बात करें ये क्यों एक आप पहले आपने मेंशन किया था, डिस्कस नहीं करे कि ये कॉस्टिंग का थोड़ा सोच होता है कि शायद काउंसलिंग एक्सपेंसिव है। कितना एक्सपेंसिव होता है मुझे नहीं पता, शायद 1 घंटे का कोई 1500 लेते हैं, 1 घंटे का 1500 काफी। हाँ, तो आप फीस कितना भरते हैं? आप फीस तो एक 50,000 70,000 1 लाख भर लेते हो फीस का। समझिए आप अगर बच्चों को इंजीनियरिंग में डाल दिए, कहीं और डाल दिए, 3-4 साल का आप 2-3 लाख भर लेते हो। सही है। तो 2-3 लाख भरने का जो इन्वेस्टमेंट आप सोचते हो, वो इन्वेस्टमेंट के लिए अगर आपको 1,000 में कोई एडवाइस दे रहा तो आपको लगता है कि महंगा है। बट वो ये सोच है। हाँ, इस सोच को किस तरीके से टैकल किया जाए? ये सोच को बस सवाल किया जाएगा कि खुद को सवाल कीजिए कि सच में मैं ये 1000-1500 के बारे में सच में सोच रहा हूँ या चलेंगे ना? क्योंकि कोई नॉलेजेबल पर्सन आपको टाइम दे रहा है, आपके साथ बैठ के आपका बात सुन रहा है, एडवाइस दे रहा है। तो ये जो कंसल्टिंग होता है ना, ये कंसल्टिंग स्लोली आई थिंक अपने देश में भी इसका एक्सेप्टेंस बढ़ रहा है। तो थोड़े काउंसलर्स 1000 लेते हैं, थोड़े काउंसलर्स 2000-3000, डिपेंड्स ऑन द काउंसलर अगेन। तो ठीक है ना, जो आप पैसे लगाने वाले जा रहे हो कि लाखों में लगाने वाले जा रहे हैं, उसमें अगर 2000 चलेगा एडवाइस के लिए ले लो। तो देखिए, मैं तो एकदम न्यूट्रल होके बात करूंगा, क्योंकि हमारी जो बेसिक थिंकिंग है कि भाई 1500-2000, जैसा कि मैंने पहले कहा कि काउंसलिंग जब बात आती है तो सिर्फ बात करना आता है दिमाग में कि भाई सिर्फ बात ही तो करनी है, बात करने के 1500। नहीं, सही है। तो एक प्री कंसीव नोशन, फिर से वो इस्तेमाल करूंगा अल्फाज, कि एक धारणा बनी हुई है जहन में कि भाई सिर्फ बात करने के 1500। तो कहीं ना कहीं आपको ऐसा नहीं लगता एज अ काउंसलर के इसमें अब इसकी 2 चीज भी हो सकती है, मैं आपके अगेंस्ट भी हूँ, मैं आपके साथ भी हूँ, क्योंकि मुझे न्यूट्रल रहना है। सही है। तो ऐसा नहीं लगता आपको एज अ काउंसलर के भाई इसको या तो एकदम नॉमिनल रखा जाए ताकि हर कोई आपको अप्रोच कर सके? अब दूसरी बात ये आती है कि अगर आप इसको नॉमिनल रखते हैं, आप तो बोलेंगे फिर अजीज भाई आप भी दोनों बात करो, तो फिर कैसे है? तो दोनों सवालों का जवाब आपको ही देना पड़ेगा कि जब आप नॉमिनल रखते हैं किसी चीज को, जब कोई चीज इजीली अवेलेबल हो जाती है तो उसकी वैल्यू खत्म हो जाती है। तो क्या इसलिए भी वो फैक्टर है या फिर नहीं, इसका कुछ अलग ही चीज है? तो दोनों सवाल के जवाब आप ही दीजिए। नहीं, कभी कभी मेरे को भी ये दुख होता है कि बहुत सारे पेरेंट्स हैं जो ये एफर्ट नहीं कर सकते, इसीलिए
स्कूल में या कॉलेज में ये रखना चाहिए जहां पे स्कूल कॉलेज उसके लिए पे कर रहे हैं। तो जब आप बाहर प्राइवेट में जा रहे तो तब इसका कॉस्ट होगा। अगर स्कूल में ही ये है तो प्रॉब्लम नहीं होगा। तो पेरेंट्स अगर सब लोग मिलके प्रिंसिपल को रिक्वेस्ट करेंगे कि मैडम और सर आप अगर करियर काउंसलर को बुलाइए हमारे बच्चों के लिए, तो वो हमें बुला लेंगे, तो वो इजी होगा। स्कूल्स में क्या है, हम लोग 2 तरीके के सेशंस करते हैं, एक ग्रुप सेशंस और एक है 1-on-1 सेशंस। ग्रुप सेशन में जैसे कि अगर करियर ऑप्शंस के बारे में मुझे प्रेजेंटेशन देना है, वहां पे 100 पेरेंट्स या बच्चों को भी बिठा दीजिए, आपके पीटीएम होते हैं, तो अगर जो भी टीचर्स या प्रिंसिपल्स ये अभी सुन रहे उनके लिए भी है कि आप करियर काउंसलर्स को इनवाइट करिए। आपके पीटीएम में एक घंटा उनके लिए दे दीजिए। उसके बाद में जिनको भी डाउट्स है उनको एक फॉर्म डाल दीजिए, और जिनको भी बात करना है वो शेड्यूल कर लीजिए जी। दैट इज इजी जी। आपने बहुत अच्छी बात करी, और जिसके रिगार्डिंग एक और सवाल पॉपअप हुआ जहन में कि आपने कहा था कि जब काउंसलिंग होती है तो पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स का इन्वॉल्वमेंट होता है, बट ऑब्वियस, लेकिन क्या टीचर का इन्वॉल्वमेंट भी मैटर करता है? काउंसलिंग में टीचर का इन्वॉल्वमेंट मैटर नहीं करता है, बट प्री काउंसलिंग में जैसे एक्सपोजर कि मैंने बहुत बार टीचर्स का भी काउंसलिंग किया है। जैसे कि कोई मैथमेटिक्स के टीचर है, आजकल के मैथमेटिक्स टीचर्स को पता नहीं कि मैथमेटिक्स अगर कोई बच्चा लेगा तो उसको जिंदगी में क्या क्या करियर ऑप्शंस है। राइट। मैं सोशल टीचर हूँ, कोई बच्चा आके बोलेगा कि मैडम मेरे को सोशल बहुत इंटरेस्ट है, मैं क्या कर सकता हूँ, टीचर को नहीं पता है। एज अ टीचर अगर आपको करियर ऑप्शंस आपके फील्ड में नहीं पता है तो आप बच्चों को इंस्पायर कैसे करोगे जी? इंस्पायर नहीं करेंगे तो बच्चे मोटिवेट कैसे होंगे? तो आई थिंक समवेयर ये जो एनवायरनमेंट, माहौल जो क्रिएट होता है स्कूल में, ये अगर प्रिंसिपल या मैनेजमेंट करियर काउंसलिंग टीचर्स को भी दिलाते तो वो शायद करियर काउंसलर तक पहुंचने से पहले छोटे छोटे डाउट्स वो खुद क्लियर कर लेते। तो एक थोड़ा सा डाइवर्टेड क्वेश्चन है पैरेलल यूनिवर्स में कि वक्त के साथ हमारी हर चीज अपग्रेड हुई है, हमारे फोन्स, हमारी कार्स, हमारा सब कुछ जी, कंप्यूटर्स, लेकिन एजुकेशन सिस्टम स्टिल ओल्ड वे। तो क्या इसकी वजह से कुछ जो इश्यूज आ रहे हैं बच्चों को आजकल, क्या ये एक फैक्टर हो सकता है, क्या ये एक वजह हो सकती है? किसके लिए? जो कंफ्यूजन है, जो इश्यूज है, जो भी है। हाँ, जैसे कि हम 3 सब्जेक्ट पढ़ाते और 3 लैंग्वेज पढ़ाते 10th तक जी, बराबर है। मैथमेटिक्स, सोशल साइंस और लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2, लैंग्वेज 3, 3 सब्जेक्ट 3 लैंग्वेज। इसके अलावा ऑप्शंस बच्चों को दिखते भी नहीं है, यानी डॉक्टर या इंजीनियर। हाँ, तो साइकोलॉजी कोर्स भी इंट्रोड्यूस कर दीजिए, या नहीं तो स्पोर्ट्स और फिजिकल एजुकेशन भी कर दीजिए, कंप्यूटर साइंस भी कर दीजिए। ऐसे अगर आप नए नए सब्जेक्ट्स गवर्नमेंट के तरफ से इंट्रोड्यूस होंगे तो शायद बच्चों को एक्सपोजर भी बढ़ेगा। एक्सपोजर बढ़ेगा, कहीं ना कहीं इंस्पिरेशन मिलेगा, वहां से बच्चा खुद अपने आप गूगल में कुछ रिसर्च करके बोलेगा कि मुझे ये कुछ करना है। तो आजकल वो ऑप्शंस दिख भी नहीं रहे। जब तक बच्चा इंटर या डिग्री खत्म करे तब तक बहुत सारे बच्चों को मास कम्युनिकेशंस के बारे में नहीं पता, साइकोलॉजी के बारे में नहीं पता। हम खुद इंजीनियरिंग करे, इंजीनियरिंग जाने तक हमको पता नहीं था कि ये सब ऑप्शंस है। अग्रीड। क्योंकि हमारे सब्जेक्ट्स में वो कभी थे भी नहीं। तो अगर सिलेबस में ऐसा कुछ इंक्लूड कर सके, या नहीं तो स्कूल के तरफ से कुछ इनिशिएटिव आए, तो ये सब हेल्प होगा। बट फिर बात वही आती ना सर कि भाई अगर स्कूल की तरफ से इनिशिएटिव्स आते हैं तो स्कूल्स उसका कॉस्ट तो आपकी फीस में फिर उनको कोई अपनी जेब से बेयर नहीं करेगा। एंड टू बी अगर इसको बड़ी बेदर्दी से कहा जाए, तो ब्लंट होके कहा जाए, तो एजुकेशन भी एक धंधा है। बहुत बड़ा बिजनेस मार्केट है इंडिया में बढ़ती आबादी के साथ। लेकिन खैर उस पर
बाद में चर्चा करेंगे, लेकिन एक क्वेश्चन है जो हमारे लिसनर ने हमें व्हाट्सएप पे पूछा है कि I want to become a cardiologist. How many years I have to study for being a cardiologist? Is my decision good? My 10th has been completed. तो अभी 10th complete किया और उनका जो एम है वो काफी दूर है कि कार्डियोलॉजिस्ट, तो कितना साल की प्रिपरेशन क्या है, आप इस पे थोड़ी अगर उनको कुछ गाइड कर देते हो। तो इसमें 2 सवाल है, एक है कार्डियोलॉजिस्ट बनने में कितने साल लगेंगे और एक है कि ये मेरे लिए सही है कि नहीं। सही तो आप खुद जानते हैं भाई। है, तो सही है ये नहीं, उसको वो क्वेश्चन पे जाने से पहले कार्डियोलॉजी करने के लिए आपको बाईपीसी लेना पड़ेगा। बिल्कुल। बाईपीसी के बाद आपको नीट के बाद एमबीबीएस आपको अराउंड 4.5 years तो लगेंगे। उसके बाद में आपको एमडी से पहले हाउसी के बाद फिर एमडी स्पेशलाइजेशन आपको कार्डियोलॉजी में करने के बाद आपको करीबन 7-8 साल लगेंगे ओके कार्डियोलॉजिस्ट कहलाने में। बट खुद का क्लिनिक इमीडिएटली नहीं लगा सकते हो, आप थोड़ा एक्सपीरियंस गेन करने के बाद शायद लाइसेंस मिलता है। लाइसेंस तो आपको मिल जाएगा, बट स्लोली आपको भी कॉन्फिडेंस आएगा कि मैं कुछ कर सकता हूँ। ठीक, तो यानी अप्रोक्सीमेटली 8 से 9 साल लगेंगे। 8 से 9 साल लग जाएंगे आपको एक कार्डियोलॉजिस्ट अपने नाम के आगे लगाने के लिए। तो उम्मीद है कि आपको आपका सवाल का जवाब, आपके सवाल का जवाब क्वेश्चन था कि ये मेरे लिए सही है कि नहीं, वो मैं ये ऐसा नहीं कह सकता। यही हुआ ना, अगर आपको अभी कुछ आपका क्वेश्चन का सवाल दे दिया, वो हो गया फ्री एडवाइस। अगर मैं आपको समझ के आपसे पर्सनली बात करके मैं आपके क्वेश्चन को जवाब दिया, तो वो हुआ काउंसलिंग। बिल्कुल, तो ये फर्क है काउंसलिंग और मुफ्त के ज्ञान में और एडवाइस राय मशवरे में। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको आपका सवाल का जवाब मिल गया होगा, और अगर तमाम लिसनर्स जो सुन रहे हैं उन्हें भी कोई सवाल हो तो बिल्कुल आप कॉल करें। नंबर्स तो आप सभी जानते हैं, 040245110780, 040245110790। आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, नंबर है 8688160160 पे। तो बस आखिरी के कुछ और सवाल, उसके बाद मैं आपको ज़्यादा तंग नहीं करूंगा क्योंकि हमारे पास भी वक्त सिर्फ 30 मिनट का है और आधा घंटा और है हमारे पास। तो जैसे कि हर रोज नई कुछ चीजें आ रही है, हर रोज एडवांस, जैसे मैंने कहा कि हर चीज अपग्रेड हो रही है हर रोज, तो आपको भी अप टू डेट रहना पड़ता है। तो आप वो किस तरीके से करते हैं? मतलब ठीक है ऑनलाइन रिसोर्सेज है, वो बात अलग है, लेकिन उन पे रिलाय करना नहीं करना वो बात अलग है। तो आप अपने आप को किस तरीके से अपग्रेड रखते हो, आप अपडेटेड रखते हो आप अपने आप को? तो जैसे ये करियर काउंसलिंग के लिए हमने कुछ कोर्सेज भी किए हैं, वो कोर्सेज में हम लोग को इसका ट्रेनिंग भी मिलता है, तो करियर काउंसलिंग का ट्रेनिंग भी होता है। और काउंसलिंग की बात हो तो हम साइकोलॉजी बैकग्राउंड से भी है, बट इसके बावजूद भी ऐसे बहुत बार एक्सपीरियंस किया हूं कि बच्चा कुछ नया करियर के बारे में पूछ लेता है और हमें उसके बारे में पहली बार सुनना पड़े। एग्जाम्पल, जैसे एक बार एक बच्चा ने पूछ लिया कि मुझे बायो कंप्यूटेशन में जाना है। बायो कंप्यूटेशन, तो हम लोग फ्रैंक बोलते, मैं तो फ्रैंक बताता हूँ कि भाई ये बायो कंप्यूटेशन के बारे में मुझे उतना जानकारी नहीं है, मैं आपको कल बता दूंगा। तो उनका डिटेल्स ले लेता हूँ, तो कोई ग्रुप में पूछते हैं तो डिटेल्स लेता हूँ, तो 100% हमें पता कुछ नहीं होता है। अग्रेड। एग्जाम्पल, आजकल इतने सारे जॉब्स और इतने सारे करियर्स निकल रहे, ये पूरे हाइब्रिड है। जैसे हमें बायो तो पता है, कंप्यूटेशन भी पता है, ये बायो कंप्यूटेशन है, मैकेनिकल भी पता है, इलेक्ट्रॉनिक्स भी पता है तो मैकाट्रॉनिक्स है, बायो है, स्टैटिस्टिक्स है, बायो स्टैटिशियंस है। ऐसे बहुत सारे हाइब्रिड कोर्सेस आजकल निकल रहे, तो उसके बारे में थोड़ा ऑनलाइन पढ़ लेंगे तो हमको समझ में भी आ जाएगा। रिसेंटली एक बच्चे से बात हो रहा था और वो बच्चे को इंजीनियरिंग फिजिक्स करना है। अभी फिजिक्स पता है, इंजीनियरिंग पता है, ये इंजीनियरिंग फिजिक्स इंडिया में नहीं होता है, इंजीनियरिंग फिजिक्स यूएस में कॉमन है। तो इंजीनियरिंग
और थोड़ा रिसर्च में भी जाएगा वो, क्योंकि जनरली क्या है, बीएससी होता है या नहीं तो बीटेक होता है, तो वो उस दोनों का कॉम्बिनेशन भी है। अच्छा। और वो स्टूडेंट को इंजीनियरिंग फिजिक्स करना है, ऑनलाइन में कुछ रिसर्च किया है, पढ़ा है, तो उसको वो करना है। तो ऐसा नहीं है कि करियर काउंसलर को 100% पता हो जी। ऐसा कुछ ना कुछ, जैसे लॉयर है, लॉयर को भी हर केस के लिए रेफरेंसेस देखना पड़ता है, बिल्कुल, फिर उस पे जवाब देना पड़ता है। तो ऐसे ही करियर काउंसलर्स को भी कभी कभी थोड़े ऐसे करियर्स के बारे में जानना पड़ता है। कुछ नया नया आते तो हम लोग पढ़ लेते रहते हैं। जी जी। तो देखिए, मैंने एक और सवाल इम्प्रॉम्प्टू कि आपने कहा कि 10th और इंटर के बाद मैक्सिमम जो परसेंटेज है 90% अगर हम कहें कि भाई इतने वो बच्चे आते हैं काउंसलिंग के लिए, क्या ऐसा हुआ है आपके साथ कि ग्रेजुएशन के बाद भी कोई किसी ने काउंसलिंग किया कि भाई मैंने ये ग्रेजुएशन कर तो लिया लेकिन अब मैं कुछ चाह रहा हूँ कि और एक्सप्लोर करूँ? हाँ, तो करियर काउंसलिंग में आपको टीनेजर्स और स्कूल्स के भी होते हैं जी, और मिड करियर के भी होते हैं। तो करियर वहां पे क्या, करियर कोचिंग कहा जाता है उसको जी। तो कोचेस आते, तो करियर कोचिंग में आपको हेल्प मिलेगा, उसका स्पेशलाइजेशन अलग होगा। जैसे कि बहुत सारे कॉर्पोरेट कंपनीज में कोचेस होते, उनको करियर कोचेस हेल्प करते मिड करियर के डिसीजंस के लिए। नहीं, मैं ग्रेजुएशन के बाद भी कभी कभी मास्टर्स के बारे में करियर काउंसलिंग की जरूरत होती है, तो वो भी उनको गाइड किया जाता है। तो लाइफ में करियर ऐसा चीज है, वो कुछ मंजिल नहीं है, वो एक सफर है। तो ये सफर में आपको जरूरत एक काउंसलर की बहुत सारे जगह पे कोच की जरूरत होती है, तो उनकी हेल्प आप लेते रहेंगे। बिल्कुल। तो यही सवाल था कि भाई, क्योंकि मास्टर्स के बाद, ग्रेजुएशन के बाद भी मास्टर्स के लिए बहुत से लोग सवाल करते हैं आपसे, तो अगर कोई कॉल करना चाहता है तो अभी थोड़ा वक्त है, आप कॉल कर सकते हैं। नंबर्स मैं दोहराऊंगा नहीं क्योंकि वक्त कम है, और आखिरी की कुछ 1-2 सवाल है, उसके बाद महफिल है तमाम। तो एक कॉलर से बात करेंगे सर, लाइव कुछ क्वेश्चन करना चाहते हैं। हेलो हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। अजहरुद्दीन बात कर रहा हूँ। जी अजहर भाई, कहिए कैसे हैं आप? जी हम ठीक है। एंड सर कैसे है सर? बढ़िया, थैंक यू सो मच। जी, जैसे कि कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ स्टूडेंट्स 10th में उनका एक ड्रीम होता है कि फला फला कुछ बने, राइट? एंड फिर इंटर में आते फिर उनका ड्रीम चेंज हो जाता है, फिर डिग्री में आते फिर ड्रीम चेंज होता है। तो ऐसे लोग जो बहुत यानी कि कंफ्यूजन में होते हैं, तो इन लोगों का लास्ट में क्या होता है, ये चीज आप बताइए। एंड ऐसा ना करके कोई प्रॉपर करेक्ट लेवल पर कैसे आए जिससे कि उनको सेटिस्फाई हो, क्योंकि होता क्या है, स्टार्टिंग में अच्छा सेटिस्फाई लगता है कि ये सब्जेक्ट या ये कोर्स मेरे लिए अच्छा है, इसमें फ्यूचर है, फिर बाद में उनका माइंडसेट चेंज हो जाता है। तो जरा ये थोड़ा क्लियर करिए सर। जरूर। तो क्वेश्चन, एक मिनट, आप एक और कॉलर है, उनसे बात कर लेंगे, फिर दोनों सवाल का आप साथ में जवाब देना। हेलो, कॉल डिस्कनेक्ट हो गया। आप जो भी कॉल कर रहे थे फिर से एक बार कोशिश करें ताकि दोनों सवालों के जवाब एक साथ मिल जाएं और हम आपसे बात भी कर ले इसी दरमियान। तो खैर जी सर, आप कंटिन्यू करें। अगर मैं आएगा कॉल बीच में तो मैं आपको रोक दूंगा, ठीक है, आप बुरा मत मानिएगा। हाँ, जैसे सर ने क्वेश्चन किया है कि स्टूडेंट्स के कभी कभी उनके गोल्स चेंज होते रहते हैं, कुछ कोर्स करना चाहते हैं, थोड़े साल के बाद वो कोर्स पे इंटरेस्ट निकल जाता है, किसी और पे इंटरेस्ट आता है। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है जी। मैं फिर से और एक एग्जांपल दे देता हूं। अगर मैं आपको पूछूं कि बचपन में आपका फेवरेट डिश क्या था, आप एक कुछ डिश बताएंगे जी। शायद वो टाइम में आप कभी पिज्जा नहीं खाए होंगे, फ्यूचर में पिज्जा खाएंगे, आप बोलेंगे आज से मेरा फेवरेट डिश पिज्जा है। बाद में आप शायद विदेश जाएंगे, वहां पे कुछ और नया टेस्ट करेंगे, बोलेंगे कि ये मेरा फेवरेट डिश है। जैसे आपका एक्सपोजर बढ़ते रहेगा वैसे आपका टेस्ट बढ़ते रहेगा, बिल्कुल, और आपके चॉइसेस बढ़ते रहेंगे। तो ये इट इज नेचुरल, बट एक पैटर्न भी होता है जी, वो पैटर्न के हिसाब से जाते रहता है। तो ठीक है,
अगर इंटरेस्ट चेंज हो रहा है तो एटलीस्ट आपको अभी तो समझ में आएगा कि मुझे ये नहीं करना है, और ये कहीं ना कहीं हेल्प होता ही है। बिल्कुल, यानी जैसे कि भाई जब तक ये मिर्ची नहीं खाई तो मालूम ही नहीं पड़ेगा भाई मिर्ची है करके, एक बार मिर्ची खाई तो पता चल गया हाँ ये भाई तीखा होता है, और वो डायरेक्टली नहीं खाना चाहिए करके, और वो एक्सपीरियंस हेल्प हो जाता है जी। जैसे अगर मैं स्टीव जॉब्स की एग्जांपल लूं, एप्पल से उनको जब निकाला दिया जी, जब उन्होंने एक कोर्स किया था, उन्होंने कोर्स टाइपोग्राफी पे किया था, जब कैलीग्राफी पे जी, कैलीग्राफी पे जब उन्होंने कोर्स किया था, उन्होंने नहीं सोचा था कि कैलीग्राफी को अपन फॉन्ट्स कंप्यूटर में लेके लीजा जो फॉन्ट आया था, हाँ, उनकी बेटी के नाम से। तो आज अगर हम इतने सारे फॉन्ट्स अगर यूज कर रहे तो किसी ना कोई कैलीग्राफी और कंप्यूटर को मिक्स किया है ना जी। तो कभी कभी ये क्रॉस डिसिप्लिन मल्टी डिसिप्लिन जो एक्सपीरियंस होता है ये एक्चुअली जॉब के लिए हेल्प हो जाता है। किसी ने साइकोलॉजी करा है, बाद में एमबीए करना चाह रहा है तो उसको शायद कंज्यूमर बिहेवियर समझ में आ जाए, तो वैसा है। बिल्कुल। तो बस हमारे आखिरी सवाल, उसके बाद मेरे कुछ आपके पर्सनल एक्सपीरियंसेस शेयर करने को कहूंगा मैं जी। एक लास्ट क्वेश्चन ये है कि एज अ करियर काउंसलर, एक करियर काउंसलर के तहत आपको अपनी इस चीज के बारे में सबसे ज्यादा पसंद क्या बात आती है, मतलब क्या एंजॉय करते हैं आप सबसे ज्यादा, कि भाई किस चीज में मजा आता है? हाँ भाई चलो करियर काउंसलर है तो उधर के हर रोज कुछ एक वो फन फैक्टर क्या है इसके अंदर आपके लिए? फन फैक्टर नहीं बोलता हूँ, हाँ, सेटिस्फैक्शन फैक्टर है जी। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स जिनको कुछ कोर्सेज के बारे में, कॉलेज के बारे में पता भी नहीं था, उनको काउंसलिंग के बाद 1-2 साल में उसका रिजल्ट दिखेगा, तो वो कहेंगे सर हम अभी ये कॉलेज में पढ़ रहे, ये कोर्स कर रहे, कुछ टॉप में है, तो उनके चेहरे में वो जो स्माइल होता है वो मेरे चेहरे में भी स्माइल लेके आता है। वाह। तो वो मेरे को आई थिंक दैट ड्राइव्स मी। वो आपको तब जारी रखता है कि हाँ भाई चलो ठीक है, एनकरेज करता है आपको, आपका हौसला बढ़ाता है कि भाई हाँ ये चीज मैं जो कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ। तो मैं आपसे 2 इंस्टेंसेस पूछूंगा कि आपका सबसे बेस्ट, आपका सबसे बेहतरीन एक्सपीरियंस अभी तक के आपके जो एज अ करियर आपका एक्सपीरियंस जो था 7 से 8 साल का, इस दरमियान आपका सबसे बेहतरीन एक्सपीरियंस क्या रहा? किसी एक कोई भी इंस्टेंस हो सकता है, वैसे तो बहुत होंगे आपके पास, लेकिन उनमें से अगर आपको हैंड पिक करना हो अगर एक, तो वो, और एक सबसे क्रिटिकल एक्सपीरियंस आपका, सबसे मुश्किल एक्सपीरियंस आपका जो आपके साथ आपने एक्सपीरियंस किया हो। जैसे आपने कहा एक एक्सपीरियंस नहीं है, और मेरा लक फैक्टर ये है कि हम कॉलेज चलाते जी, तो हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स को हम लोग काउंसलिंग करते रहते हैं, तो वो बहुत सारा रिजल्ट हमें दिखते रहता है, तो वो एक मोटिवेशन होता है। बट अगर आप मुझे एग्जांपल्स लेने की पूछ रहे तो बहुत सारे है जो याद आ रहा है, जैसे कि एक स्टूडेंट थी, आईआईटी कोचिंग कर रही थी, और हमने स्टूडेंट को फील्ड विजिट पे एनआईएफटी हैदराबाद लेके गए जी। बच्ची जब एनआईएफटी आई, हम तो वो बच्ची का आईआईटी रैंक भी एक्सपेक्ट कर रहे थे, बट एनआईएफटी आने के बाद हैदराबाद एनआईएफटी में पूरा एक्सपोजर मिलने के बाद 2nd ईयर नवंबर में बच्ची ने डिसाइड कर लिया कि उसको फैशन डिजाइनिंग करना है, और सेल्फ प्रिपरेशन में शी ऑल्सो क्रैक्ड, और वो एनआईएफटी हैदराबाद में अभी फाइनल ईयर कर रही है। ग्रेट एग्जाम्पल्स ऐसे बहुत सारे हैं जी। और एक बच्चा है जो 2nd ईयर में हमारे पास आया था, उसको रोबोटिक्स पे बहुत इंटरेस्ट थी। 2nd ईयर ऑफ इंटरमीडिएट, तो 1st ईयर कहीं और कर लिया था कॉर्पोरेट में, फिर वहां पे पसंद नहीं आया तो यहाँ आया। अमोगा में आने के बाद उनको मोटिवेशन मिला, तो ऐसे बहुत सारे करियर काउंसलिंग सेशन में, एक सेशन में एक एथिकल हैकर के साथ हमारा सेशन था। तो एथिकल हैकर जब आया तो बात करने के बाद इतने सारे बच्चे थे, बट ये बच्चे को इतना इंस्पिरेशन मिल गया कि उसने बाद में मैकेट्रॉनिक्स ले लिया, आज आईओटी में काम कर रहा है, बहुत अच्छे से नौकरी में है। तो ऐसे बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हैं। बिल्कुल। क्रिटिकल
ऐसा कुछ बड़ा है तो हाँ, एक स्टूडेंट थी, तो कोई हमारे फ्रेंड के उनके फैमिली के थे, उनका फैमिली पूरा एक दिन आ गया, सामने बैठ गया, मम्मी पापा बेटा बेटी पूरा। अच्छा। अभी बच्ची को डिजाइन करना था। डिजाइनिंग ग्राफिक नहीं, डिजाइन एक बड़ा नहीं, डिजाइन एक बड़ा कोर्स है, बैचलर ऑफ डिजाइन। अच्छा। तो उसमें बहुत सारे इंटीरियर, कम्युनिकेशन डिजाइन, प्रोडक्ट डिजाइन, ये सब अलग अलग ब्रांचेस है। तो बच्ची को उस तरफ जाना था और पेरेंट्स को उसके बारे में कुछ भी नहीं पता था। और जब काउंसलिंग हुआ, पेरेंट्स कन्विंस हुए, आज बच्ची को एक डिजाइन इंस्टीट्यूट में सीट मिला है। 1 साल पहले बच्ची शायद सोची भी नहीं होगी कि आज उसका डिजाइन एग्जाम क्लियर होगा। अच्छा। तो 1 साल पहले बच्ची कुछ और ही सोच रही थी एमपीसी करने का, और उसको डिजाइन के बारे में उतना पता भी नहीं था जी। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। बिल्कुल। तो मैं एक और जो मुझे जहन में आ रहा है मेरे इस फिलहाल दिमाग में, कि बढ़ती इसके साथ साथ बहुत सी नई फील्ड एक्सप्लोर हो रही है। अगर हम मिसाल ले, अगर एग्जाम्पल ले, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, चैट जीपीटी। तो बहुत से लोग कहते हैं, हमने आर्टिकल्स पढ़े हैं कि भाई ह्यूमंस को रिप्लेस कर देंगे करके चैट जीपीटी या एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो कि एक हद तक शायद से इम्पॉसिबल है, एक हद तक शायद से पॉसिबल है, क्योंकि हमें न्यूट्रल होकर चीज़ों को देखना आदत है हमारी। तो जैसे कि भाई आजकल पॉडकास्ट का काफ़ी जोर है, तो इसके साथ साथ जो फील्ड्स है वो काफ़ी इमर्ज हो रही है। ऑडियो इंजीनियरिंग, वीडियो एडिटिंग, ये जो आर्टिस्टिक फील्ड्स है, उसके तरफ भी लोगों का इतना ही रुझान है, इतना ही उस तरफ का उनका इंटरेस्ट डेवलप होता है। तो लेकिन एक फिर से वही पुरानी बात, वही एक मेंटालिटी रहती है जो हमारे सोसाइटी की, कि भाई क्या कर लेंगे अगर ऑडियो एडिटिंग करके, वीडियो एडिटिंग करके क्या कर लेंगे। तो इस चीज को अगर आप क्लैरिफाई कर सकते हो, अगर आपके हिसाब से, तो क्योंकि आर्ट्स फील्ड को नहीं देखा जाता इतने क्या कहते हैं, इतनी अच्छी तरीके, इतने अच्छे कम नजर से, हाँ कम नजर से देखा जाता है, क्योंकि उसमें जो इनकम सोर्स है वो कम है और चैलेंजेस स्टेबल नहीं है। चैलेंजेस जो है वो तो है ही, साथ ही साथ तो उस पर आपका क्या आउटपुट रहेगा? ऑब्जर्वेशन तो सही है। ये जो क्रिएटिव फील्ड्स, आर्टिस्टिक फील्ड्स है, फैशन डिजाइनर भी जाना है, या नहीं तो मुझे थिएटर्स हो गया, थिएटर करना है, मुझे एक्टिंग में जाना है, तो उसमें वो स्टेबिलिटी होगा नहीं। तो ट्राई करने में क्या जा रहा है? बट फिर वो बात वही आती है ना सर, कि भाई उम्र के एक हमें तो ये हमारा प्रॉब्लम ये है कि हम हर चीज का एक टाइमलाइन लगा देते हैं। हाँ। कि ये उम्र में ये हो जाना चाहिए, ये उम्र में वो हो जाना चाहिए। ये जैसे मैंने कहा कि ये मंजिल नहीं है। बहुत सारे ऐसे है कि 40 इयर्स 50 इयर्स में करियर चेंज करते हैं, बिजनेस चेंज करते हैं। तो जब लोग किसी भी उम्र में वो लोग करियर डिसीजंस चेंज कर सकते, वही लॉजिक एक बच्चे पे क्यों नहीं अप्लाई होता है? बच्चे को क्यों आप एक टाइमलाइन दे रहे हो कि ये टाइम में ये हो जाना चाहिए, वो हो जाना चाहिए? अगर उसको इंटर के बाद डिग्री तो करा लो, डिग्री के बाद अगर बच्चे को ब्रेक लेना है, 1-2 साल का कुछ एक्सपेरिमेंट करना है, करने दो। अगर वर्कआउट नहीं होगा वापस आएगा, एमबीए कर लेगा, वहां पे तो अपने थोड़े कांस्टेंट जॉब्स तो है ही। तो देयर इज ऑलवेज अ बैकअप ऑप्शन। जिंदगी में कभी भी रॉन्ग डिसीजन नहीं होगा, और जब भी आप कुछ करना चाह रहे जितना जल्दी कर सके उतना अच्छा है। सोच में वक्त जाया ना करें। हाँ, क्योंकि जिंदगी में क्या होता है, जब आपकी उम्र छोटी होती है तो आपको यूटर्न लेना साइकिल में यूटर्न लेना जैसा होता है। जैसे आपको उम्र बढ़ते जाता है, कमिटमेंट्स बढ़ते हैं, तो आपका शायद एक वोल्वो बस बन जाता है। यूटर्न उतना आसान नहीं होता है। और उम्र बढ़ गया तो शायद आप ट्रेन भी बन जाते हैं, तो यूटर्न लेना बहुत मुश्किल हो जाता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नहीं ले पाते, पर एक छोटी सी डिसीजन को इम्प्लीमेंट करने में करियर में कभी कभी बहुत वक्त लग जाता है, अगर आपके कमिटमेंट ज्यादा हो गए। कम उम्र में आपके उतने कमिटमेंट्स नहीं होते, एक्सपेरिमेंट
शायद आप कम उम्र में ज्यादा कर सकते हो, तो करने दो। बिल्कुल। तो अब मैं हमारे लिसनर्स से कहूंगा कि मेरे सवाल की लिस्ट तो फिलहाल खत्म हो गई, तो अगर आपके जहन में, तमाम लिसनर्स, आपकी जिम्मेदारी है अब कि अगर आपके जहन में कोई भी सवाल हो, हिचकिचाइएगा नहीं कि भाई ये कैसा बेहुदा सवाल पूछ रहा हूँ या पूछ रही हूँ, बड़ा बचकाना सवाल है वगैरह वगैरह, ये सब ना सोचे, फोन उठाए, नंबर लगाए 040245111078, 040245111079। आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, नंबर है 8688160160 पे। बातचीत का सिलसिला जो है वो है सिर्फ 5 मिनट का हम ये फ्रेम रख रहे हैं कि भाई ठीक है, क्योंकि वक्त काफ़ी हो चला है और सर को भी जाना है, तो हम यही कहेंगे कि भाई अगर आप जल्द से जल्द कॉल कर ले तो बेहतर है, और कॉल अगर नहीं आएंगे तो हमें आज का शो आप सभी के लिए यहीं पर ही तमाम करना पड़ेगा। और जाते जाते मैं यही कहूँगा कि हमारे जो एक मैसेज देना चाहते हैं, मैसेज देना ज़रूरी है, समझते हैं उसके बारे में, तो एक कॉल सर बिल्कुल लेंगे हम, देखते क्या कहना चाहते हैं। हेलो, नमस्कार साहब जी। नमस्कार सर, कैसे हैं आप? फर्स्ट क्लास, बढ़िया सर जी। सबको पहले हमारा नमस्कार, आपको भी नमस्कार। नमस्कार। ये भी हमारे रेडियो स्टेशन पे सुन रहे हैं, ये भी पब्लिक आम सुन रही है, उनको भी हमारा नमस्कार। ये जो सर हमें बता रहे हैं जी 101% सही है। ये पेरेंट्स का काम है, जो हमारे बच्चों को हम नसीहत अच्छी दें तो वो आगे निकले जी। और जितने हम पेरेंट्स जितने भी हैं, यानी और भी लोग पेरेंट्स सुन रहे हैं, तो उनके लिए भी गुजारिश है कि आप बच्चों को आगे बढ़ाइए। ऐसा नहीं कि हमारी लड़कियां उसको पढ़ाए नहीं, करे नहीं, उनका सोचो तो क्या बनना चाह रहे हैं या क्या करना चाह रहे हैं। आज हमारी भी 2 लड़कियां हैं, दोनों भी बच्चियां हमारी MBA कर लिए हैं, आज भगवान की दया से नाम रोशन कर रहे हैं। बढ़िया सर, जो शुक्र है मालिक का, जो हमें पेरेंट्स रह के भी हम लोग उनको आधार दे रहे हैं कि आप जो कर सकते हैं करिए, ऐसा मत करिए कि उनको रोको मत, उनके देखिए आपकी वो क्या क्या करना चाह रहे हैं उनको करने दीजिए आप। अगर आप उनको घर से बाहर नहीं निकालेंगे, कुछ नहीं समझाएंगे, तो क्या करेंगे वो? सही है सर। आप और एक क्या है मालूम, अभी तो क्या हो रहा, कॉलेजों से भी आपको नौकरी मिल रही है, यानी कितने हमको फैसिलिटी मिल रही है, बहुत कैंपस प्लेसमेंट मिल रहा है, बराबर है। अगर आप जितना पढ़ेंगे उतनी आपको नौकरी मिलेगी जी। अगर MBA कंप्लीट करते हैं तो आपको कॉलेज की तरफ से भी मिल जाएगा जी, और आपको वहाँ की पढ़ाई भी चलेगी, प्लस आपकी नौकरी भी चलेगी। जी सर, बिल्कुल सही। हमको तो सपोर्ट बहुत मिल रहा है। बिल्कुल, आप भी उस बच्चों को बनाइए कि उनको आगे बढ़ाइए, उनको बताइए कि हमारे माँ बाप हमारे क्या चाह रहे हैं जी। और वो बच्चे भी हमारे को खुल के बोलेंगे जी बिल्कुल। इनको डरा के रखेंगे, हम कुछ बताएंगे नहीं, करेंगे नहीं, तो क्या करेंगे वो? जी, आप बच्चों को बोलिए, बेटा हम फ्रेंड है आपके, फादर नहीं है। जी, एक प्लस पॉइंट में हम आ जाएंगे। अगर हम फादर बन के बात करेंगे तो नहीं समझेंगे, अगर हम फ्रेंड बन के बोलेंगे ना तो 101% वो पास के होके बताएंगे हमें। मसला नहीं है। तो ऐसी चीजें होती है सर। हमें तो बस बच्चों ने हमारा नाम रोशन कर दिया है, बस हम बहुत खुश हैं बस। कांग्रेचुलेशन सर, थैंक यू। हम उनके आभारी हैं, हम बच्चों ने हमारा नाम किया है, बहुत बड़ा नाम है हमारा बस। चलिए सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और बहुत खुशी हुई आपकी बच्चों की सफलता का सुनकर। और बहुत वो तो देखिए साहब, अगर 1% भी अगर आपका प्रोग्राम चल रहा है उसमें 2% भी लोग समझ जाए ना जी, अपना शो सुपर हो जाएगा। बिल्कुल, नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। तो सर एक बहुत अच्छी बात जो मेरे से रह गई थी कि सोसाइटी में गर्ल्स एजुकेशन के रिगार्डिंग थोड़ा एक ये हमने थोड़ा आखिरी के कुछ 10 मिनट है खाली उस पे, बस आप फटाफट उस पे ब्रीफ हो, क्योंकि वो एक बहुत बड़ी डिस्कशन है गर्ल एजुकेशन। सही है। और मुझे लगता नहीं कि शायद से हम 10 मिनट में उसे सही तरीके से जस्टिफाई कर पाएंगे, लेकिन आपके पास बहुत से लोग आते होंगे गर्ल्स एजुकेशन के रिगार्डिंग कि हमने भी देखा है कि भाई 10th के बाद नहीं पढ़ाते या इंटर करा के बस बिठा देते हैं या जो भी हो, तो क्यों एनकरेज क्यों करना चाहिए और इन्हें भी क्यों मौका देना चाहिए? क्यों तो सवाल गलत है, लेकिन देना चाहिए, लेकिन ये क्यों नहीं होता है? पॉसिबिलिटी क्यों, रीजन क्या है इसका? कंडीशनिंग है।
ये आदत हो चुका है, हमें इस तरह की दुनिया में जीने का आदत हो चुका है। इसका ये बस माँ बाप पे ही नहीं, ये गर्ल्स को भी अपने आप को पूछना पड़ेगा, क्योंकि गर्ल्स भी कभी कभी कन्विंस हो जाते हैं कि हमारा बस इतना ही है। पेरेंट्स भी सोचते बोलते हैं कि बेटा बस इतना ही है। तो वो सोच बदलना इम्पोर्टेंट है। और वो कभी कभी मैं तो बोलता हूँ कि आप कुछ करिए, अगर कोई एक लड़की कुछ बड़ा कुछ कर देती है तो वो सक्सेस बस उसी का नहीं होता है, वो सक्सेस पूरा कम्युनिटी का होता है। बिल्कुल। क्योंकि आपको पता भी नहीं होता है कि आपके कोई दूर रिश्तेदार या घर में एक 10 घर बाद में रहने वाले कोई बोलते हैं कि मुझे वो दीदी की तरह बनना है। आपको पता भी नहीं चलता है कि आप कहाँ पे हीरो बन गए, किसको इंस्पायर कर रहे हो। तो ये जरूरत इसलिए है, इसका टेक्निकल रीजन है, सोसाइटल रीजन भी है। अगर मैं टेक्निकल रीजन बोलूं कि हमारे वर्कफोर्स में लोग कम हो गए यार, तो आप ये गर्ल्स बॉयज का मत करो, सब लोग आओ, बिल्कुल बहुत सारा अपॉर्चुनिटी है। सेकंड, अगर सोसाइटी के बारे में बात करूं तो आगे बढ़ने की जरूरत है, सबको एक हाथ डालने की जरूरत है। क्योंकि बहुत सारे सिचुएशन में हमने ये भी देखा है कि जैसे एक फीमेल और गर्ल सोच सकती है एक प्रॉब्लम के बारे में, बहुत बार ये लड़के नहीं सोच सकते। क्योंकि हर किसी की जो थिंकिंग थॉट प्रोसेस है, जो हर किसी का अलग है और हर किसी का सोचने का तरीका अलग है। अब इसे जेंडर बेस ना करते हुए एजुकेशन को एक न्यूट्रल रखे कि भाई चलो हर किसी के लिए ये समान है, हर किसी के लिए ओपन है और हर किसी को बराबर से मौका देना चाहिए। और पेरेंट्स को ये इन्वेस्टमेंट वेस्ट लगता है। वो लोग सोचते हैं कि लड़की का अभी तो शादी करा देना है, लड़की को बिजा देना है, तो पढ़ाना है तो जो शादी करेगा उसको पढ़ाना है तो वो पढ़ा लेगा, तो हमें वो खर्च नहीं उठाना है। तो ये जो ओनली फाइनेंस के साइड से जो सोचते हैं वो सोच को बदलिए। आजकल बहुत सारे लड़कियां भी उनके माँ बाप की देखभाल कर रहे हैं। बिल्कुल। तो वो सोच ऐसा नहीं होना है कि लड़का तो मेरा देखभाल करेगा, उस पर पैसा लगाता हूँ। ये जैसे आपने सही से बोला कि ये डिस्कशन बहुत लंबा है, बट ये सोच बदलना जरूरी है। और साथ ही साथ जैसे कि आपने कहा कि देखिए एजुकेशन एक ऐसी चीज है जो आपको पता नहीं, आपने बात करी ना कि भाई स्टीव जॉब्स की आपने जो एग्जाम्पल दिया, वो एग्जाम्पल यहाँ पे भी लागू होता है कि आपको पता नहीं कि आपके फ्यूचर में कब काम आ जाए आपको। और जैसे कि आपने कहा कि भाई चलिए मान लीजिए आपने सिर्फ घर ही संभाला, मान लीजिए एक जनरल वे में कि आपने सिर्फ घर संभाला, लेकिन आप अपने बच्चे को तो ग्रूम कर सकते हैं ना बराबर तरीके से, क्योंकि आप वेल एजुकेटेड है, आप बराबर से आपने जाना है उस चीज को, उस फील्ड के रिगार्डिंग। अगर आपका बच्चा आने वाले वक्त में वो फील्ड चूज करता है जिस फील्ड से आप हो, तो आप उसे बराबर गाइड कर सकते हो और बेहतर तरीके से गाइड कर सकते हो, क्योंकि आपका नहीं, ये रीजंस बहुत सारे हो सकते हैं। एक तो जनरल अगर शादी तक अगर बात करेंगे तो शादी में तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो इक्वालिटी आएगा, रेस्पेक्ट आएगा, एक ही प्लेटफॉर्म में होंगे, किसी के नीचे और उनके ऊपर डिपेंड होने की जरूरत नहीं है, सेल्फ डिपेंडेंसी होगा। और सेल्फ डिपेंडेंसी कहाँ, लॉट ऑफ टाइम्स वो खुद घर संभाल सकते हैं। तो क्योंकि ये बात इसलिए भी जरूरी है क्योंकि हम देख रहे हैं कि भाई इन्फ्लेशन काफी ज्यादा है, महंगाई ज्यादा है बहुत, तो हर घर में अगर कोई 2 जन अर्निंग मेंबर्स है तो चीजों को मैनेज करना, चीजों को संभालना बहुत आसान हो जाता है। तो बिल्कुल इसमें कोई वो नहीं कि अगर पढ़े लिखे तो जॉब कर सकते हैं, वर्क फ्रॉम होम के ऑप्शंस कोरोना की वजह से बहुत से खुल गए कि वर्क फ्रॉम होम होता है, तो घर पे वर्चुअल लोगों को ये भी कर सकते हैं। तो ये चीजें कर सकते हैं। एक बार आप, मतलब मैं सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ मुझे नहीं पता, आप बताइए। नहीं, आप जो कह रहे हैं कि लड़कियों के लिए ये ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस होंगे, सही है, बट शायद हमें वैसे सोचना भी नहीं चाहिए। हमें तो ये सवाल भी नहीं करना चाहिए अपने आप को कि लड़कियों को पढ़ाना क्यों, क्योंकि जब वो सवाल आ रहा है तो आप लड़के और लड़की में ऑलरेडी डिफरेंस दिखा रहे हो। जब वो डिफरेंस ही नहीं होगा तो आपको ये सवाल भी नहीं आएगा जी। बट असलियत में आपने जैसे देखा है कि अभी सोसाइटी अलग है, तो शायद ये भी अगर काउंसलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बोलूं तो अनलेस हम
केस टू केस ना देखे तो इसका जवाब भी नहीं दे सकते। बिल्कुल, कुछ कारण अगर है तो सुनना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। बिल्कुल, तो केस टू केस भी ये देख के समझाना पड़ेगा कि क्यों रोका जा रहा है, क्या रीजन है, क्या वजह है, और हर किसी का अपना और उनको समझाने का और उनके प्रॉब्लम को समझने का, उनके डर को समझने का। कभी कभी डरते हैं। ये ऐसा नहीं है कि हर माँ बाप जो भी सोच रहे हैं कि उनको लगता है कि उनके बेटी पढ़ने की जरूरत नहीं, वो एक ही नहीं होता है। कभी कभी डर भी होता है। बिल्कुल, जैसे कि अगर लड़के को बॉम्बे में IIT बॉम्बे में आ गया तो भेजने के लिए रेडी। अगर लड़की को आया तो सोचते हैं कि नहीं, मैं बॉम्बे नहीं भेजता हूँ, हैदराबाद में रखता हूँ। ये प्रोटेक्टिवनेस से भी आता है। तो वो पेरेंट्स पढ़ाने के लिए तैयार है, बट दूर भेजने के लिए तैयार नहीं है। तो ऐसे बहुत सारे रीजंस है जिसके वजह से कभी कभी गर्ल्स के लिए अपॉर्चुनिटीज को हम लोग जाने अनजाने में कट कर दे रहे हैं सोसाइटी से। बिल्कुल। तो फिलहाल इस डिस्कशन को यहीं पर ही क्लोज करते हैं। ये मुझे लगता है कि एक बड़ी इंटरेस्टिंग डिस्कशन थी और उम्मीद तो यही करता हूँ कि आपको भी इसमें बराबर से मजा आया होगा। हाँ। और बस आखिरी में इतना ही कहूंगा कि एक लास्ट पीस ऑफ एडवाइस, कि आप एडवाइस तो नहीं, एक लास्ट पीस ऑफ काउंसिल या एडवाइस जो आप कहना चाहते हो हमारे स्टूडेंट्स और पेरेंट्स दोनों को जो ये सुन रहे हैं हमारे प्रोग्राम को। तो मेरे को तो कहानी सुनाने में मजा आता है, तो मैं फाइनल एग्जाम्पल ही सुनाता हूँ। जी बिल्कुल। APJ अब्दुल कलाम को तो हम सब लोग जानते हैं। बिल्कुल। प्रेसिडेंट थे। और प्रेसिडेंट होने से पहले उन्होंने जिंदगी में जो डिफिकल्टीज देखी थी बहुत सारे थे। बचपन में उन्होंने न्यूज़पेपर डिस्ट्रीब्यूट किया, स्ट्रीट लाइट के नीचे पड़ा, ये सब हमने सुना है। और उसके बाद में जिंदगी में उनके बहुत सारे हुए जिसके वजह से उन्होंने प्रेसिडेंट बने। ये हम सब जानते हैं। अगर आज किसी को प्रेसिडेंट बनना है, अगर आप आके मुझे बोलेंगे कि प्रेसिडेंट बनने के लिए आपको न्यूज़पेपर डिस्ट्रीब्यूट करना है, ये हंसी की बात, मजाक की बात हो जाती है। बिल्कुल। तो आप भी सोचिए, आपकी जिंदगी में शायद आप कुछ ऐसे ही कर रहे हो। कोई और इंजीनियरिंग करके MBA करा, जिंदगी में सक्सेस हो गया, तो मेरा बच्चों को भी इंजीनियरिंग करके MBA करके सक्सेस करना है, सेम रास्ता करना है? नहीं होता है। ये वही हुआ ना कि अब्दुल कलाम बनना है तो मुझे न्यूज़पेपर डिस्ट्रीब्यूट करना है, स्ट्रीट लाइट के नीचे पढ़ना है? नहीं। तो आपका कहानी आप खुद लिखो। आपका कहानी आप खुद लिखो और आपके जिम्मेदारी को आप खुद समझ सकते हो। उसके हिसाब से आपका जिंदगी का सफर कंटिन्यू करें। बिल्कुल। तो सर, इट वाज अ प्लेजर हैविंग यू ऑन बोर्ड। और उम्मीद तो यही करता हूँ कि आने वाले वक्त में भी हम शायद से कुछ इसी तरीके से हम मिलते रहेंगे और इस सोसाइटी को एक अच्छा मैसेज, एक अच्छी बात इस प्लेटफॉर्म के जरिए पहुंचाते रहेंगे, क्योंकि एक जिम्मेदारी है ये मेरी और मैं सिर्फ एक कोशिश कर रहा हूँ। एक कोशिश है सिर्फ और सिर्फ। और मैं आखिरी में आपसे एक सवाल यही पूछूंगा, मेरे सवाल खत्म नहीं हो रहे, कि आपका एक्सपीरियंस टोटल इन ऑल कैसा रहा रेडियो चार मीनार पे? बस वो बोलिए और मैं आपको जाने दूंगा फिर उसके बाद। एक चीज तो मुझे जब आपने इनवाइट किया तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि ये चीज के बारे में आप डिस्कस करना चाह रहे, इतना लॉन्ग डिस्कशन करना चाह रहे। उससे मेरे को आपका कमिटमेंट और रेडियो चार मीनार का कमिटमेंट समझ में आ गया। और आज बात करने के बाद जैसे आपके लिसनर्स भी कॉल्स करे तो उनका भी कमिटमेंट और उनका जो जिंदगी में इच्छा है कि आगे बढ़ने की, और इसलिए आपका रेडियो सुन रहे, सबके लिए सबको मैं फ्रॉम द हार्ट थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच सर। तो महफिल तमाम, उम्मीद है कि आपको भी इस बातचीत से तमाम फायदा हुआ होगा और आने वाले वक्त में आपको ये बातें काम आएंगी। तो यूं ही हंसते रहे, मुस्कुराते रहे। हम कल इंशाल्लाह फिर मिलेंगे रात 8 से 11 आपके अपने रेडियो चार मीनार 107.8 FM दिल से हैदराबादी पर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखे, अपने वालिदैन का ख्याल रखे। गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स, टेक केयर, शब खैर।